पहले डिमांडिंग टीचर हुआ करते थे, आजकल डिमांडिंग बच्चे हो गए। क्या बोल रही बेटा? 2 साल में सब कुछ बदल गया। 2 साल, हाँ, कोरोना की वजह से दक्षिण अफ्रीका में नया वेरिएंट आ गया है कोरोना। ये क्वेश्चन करा दिया गया आपको, प्लीज ध्यान से सुने। 5 मिनट लेट पे चल रहे हैं, समय की बहुत ही कमी है, तो इसलिए प्लीज ध्यान से सुने। सबसे पहले एप्लीकेशन आपको मैंने पढ़ाया था कि भैया संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का तरीका बताया था, ठीक है, वो तो हो गया। अब दूसरी एप्लीकेशन आती है स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करना। मान लेते हैं भैया स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था, जैसे आप सबको पता है कि जैसे अगर फर्स्ट ए वर्ग लेता हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सबका +1 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो उसके लिए भैया +1 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी क्यों है, उसके लिए भी रूल है, सबके लिए रूल है। और वो रूल क्या कहता है कि लगातार अगर आपको कर्मागत आयनन ऊर्जा का अंतर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम मिले, तब ध्यान रखना उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। और ये रूल कहता है कि अगर ऐसा ना हो तो फिर रूल का दूसरा हिस्सा ये कहता है कि कर्मागत आयनन ऊर्जा का अंतर अगर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, स्थायी होगी। इसका मतलब क्या हुआ, आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, समझ में आएगा। जैसे बेटा मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं मैग्नीशियम का, आप सबको पता है मैग्नीशियम +2 स्थायी है, पर वाकई में है कि नहीं चेक करते हैं। मैंने कहा आप क्या मैग्नीशियम से मैग्नीशियम प्लस बनाए, +2 बनाए, +3 बनाए, +1 बनाए, तो आयनन ऊर्जा जो दी थी मैंने 7.5 दी थी, इसकी ऑक्सीजन अवस्था +1 बनी जब 7.5 दी। जब मैंने 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, आयनन ऊर्जा द्वितीय दी, तो भैया +2 ऑक्सीकरण अवस्था आई। जब मैंने भैया आयनन ऊर्जा 3 दी, तो जो ऑक्सीकरण अवस्था आई वो कौन सी आई, +3 आई। कर्मागत आयनन ऊर्जा कौन सी होगी, +1, कौन सी होगी, आयनन ऊर्जा 1 और आयनन ऊर्जा 2, और कर्मागत के अंदर भैया आयनन ऊर्जा 2 और आयनन ऊर्जा 3 भी होगी। तो इसका मतलब भैया किसी दो का अंतर ले लेता हूं, तो पहले इन दोनों का अंतर लिया मैंने, जब इन दोनों का अंतर लिया तो वो आयनन ऊर्जा का अंतर कितना आया, 15 - 7.5 = 7.5 है, जो कि 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या आ रही है बेटा, कम आ रही है ना। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है भैया, अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो कौन सी ऑक्सीजन अवस्था स्थायी होगी, हायर हायर दोनों में से कौन सी है, +1 की +2 स्थायी होगी। एक काम करते हैं भैया, जब अगर इससे आंसर ये आ रहा है तो इससे भी यही आंसर आना चाहिए। इन दोनों का आयनन ऊर्जा का अंतर लिया मैंने, 85 - 15 कितना आया, 70 जब आया तो भैया कर्मागत आयनन ऊर्जा का अंतर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आ रहा है, कौन सी ऑक्सीजन अवस्था स्थायी होगी, लोअर। +2 और +3 में कौन सी स्थायी, यानी कि मैं किसी भी रूल से काम करूं भैया मेरा +2 ही आ रहा है, स्थायी ऑक्सीजन अवस्था कौन सी है, Mg+2i। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अब बात आती है, ये तो मैंने चलो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था मैग्नीशियम की निकाली, पर अगर एल्यूमिनियम की अगर स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था का क्रम निकालना है तो भैया क्रम सीधी सी बात है, हर वक्त मैं आयनन ऊर्जा आधार नहीं दूंगा, आपको याद रखना है, सीधी सी बात है, आप सबको भी पता है भैया एल्यूमिनियम +3 क्या होता है, स्थायी होता है। ये स्टार्ट कर दीजिएगा, टेम्परेचर 27 कर देना। 27 इसको भी करवा लो, तुम्हें तो हवाई नहीं आएगी, कर दीजिए। अब मेरी बात सुनो, +3 सर्वाधिक स्थायी है। अब इसके बाद कौन स्थायी होगी, +1 और फिर +2। बात आती है +1 की, काम की चीजें सुनो। जो +1 ऑक्सीकरण अवस्था होती है एल्यूमिनियम प्लस की, मैंने कहा भैया स्थायित्व तो भैया सबसे ज्यादा +3 का होता है, +1 का कम होता है। तो कम होता है तो अगर तुम जलीय विलयन के अंदर अगर एल्यूमिनियम प्लस ले लेते हो ना, तो यही एल्यूमिनियम प्लस कौन सी अभिक्रिया दिखा देता है आपकी, विषमानुपातन अभिक्रिया दिखाता है। विषमानुपातन का मतलब क्या होता है, एक ही तत्व का ऑक्सीकरण और उसी तत्व का क्या हो, रिडक्शन, या एक यौगिक का ऑक्सीकरण और एक यौगिक का रिडक्शन। जैसे एल्यूमिनियम प्लस है वो किसमें बदल जाता है, +3 में, और किसमें बदल जाता है, एल्यूमिनियम। तो अब देखो आप, एल्यूमिनियम प्लस से एल्यूमिनियम +3 गया, क्या हुआ, ऑक्सीकरण, और +1 से प्लस में गया, 0 में गया तो क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो इसी का ऑक्सीकरण और इसी का अपचयन क्या कहलाता है, विषमानुपातन कहलाता है। क्लियर है बेटा, चलते हैं आगे। तो ऑक्सीकरण अवस्था, अगर स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी है तो आपको आयनन ऊर्जा के आधार पर ज्ञात कर सकते हो। फिर आती बात बेटा तीसरी एप्लीकेशन, अपचाय गुणधर्म, धातु गुणधर्म या धातु क्रियाशीलता। प्लीज मेरी तरफ देखें सभी बच्चे, सुने भैया, जिसको समझ में आ रहा है भैया लिखना है तो लिखते रहिए साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, सुनना जरूर। धातु क्या होती है, धातु होती है सर जो इलेक्ट्रॉन त्याग करे। इसका मतलब भैया जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागेगी उसका धातु गुणधर्म ज्यादा आएगा कि कम आएगा, ज्यादा आएगा। इसका मतलब भैया जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगी धातु उतनी ज्यादा क्रियाशील हो जाएगी। और आपको पता है भैया अपचायक क्या होता है, अपचायक वो होते हैं जो खुद का ऑक्सीकरण करे, खुद का ऑक्सीकरण करने का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागना होता है। इसका मतलब भैया मैं कह सकता हूं कि जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा
उस धातु की क्रियाशीलता उतनी ज्यादा। जो जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसका धात्विक गुणधर्म भी उतना ही ज्यादा, और जो जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसका खुद का ऑक्सीकरण भी उतना ही ज्यादा, यानी कि उसके अंदर अपचाय गुणधर्म भी उतना ही ज्यादा। और इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण या जो प्रवृत्ति होती है वो आयनन ऊर्जा पर निर्भर करती है, क्योंकि आयनन ऊर्जा अगर कम होगी तो भैया इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या होगा, आसानी से होगा कि नहीं होगा। यानी कि अगर आयनन ऊर्जा में कमी आएगी तो भैया धात्विक गुणधर्म भी बढ़ेगा, क्रियाशीलता भी बढ़ेगी और अपचाय गुणधर्म भी बढ़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं है। यानी कि धात्विक गुणधर्म और आयनन ऊर्जा का संबंध कैसा रहेगा, व्युत्क्रमानुपाती रहेगा। जैसे क्वेश्चन कराता हूं आपको, मैंने क्वेश्चन दिया अपचाय गुणधर्म, मान के चलो भैया आयनन ऊर्जा के ऊपर निर्भर करिए, इसका मतलब मैं सभी को कौन सी अवस्था में लेके चल रहा हूँ, गैसीय अवस्था में। अगर मैं गैसीय अवस्था में बात करता हूँ तो लिथियम सोडियम पोटेशियम मैं आपको दे रहा हूँ, यूबिडियम सीजियम। ऊपर से नीचे जा रहे हो साइज बढ़ेगा, कोषों की संख्या बढ़ेगी, और जब कोषों की संख्या बढ़ेगी तो आयनन ऊर्जा में क्या आएगी भैया, कमी, और आयनन ऊर्जा में कमी आएगी तो अपचाय गुणधर्म क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा ना बेटा। तो नंबर ऑफ शेल्स अगर बढ़ेंगे तो आयनन ऊर्जा में कमी आएगी, अपचाय गुणधर्म बढ़ जाएगा, तो ये अपचाय गुणधर्म बढ़ता चला जाएगा। पर अवस्था कौन सी रहेगी इनकी, गैस अवस्था की बात कर रहा हूं। चलते हैं आगे। ऐसे ही बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्टोनशियम बेरियम, ऊपर से नीचे जा रहे हो कोषों की संख्या बढ़ रही है, आयनन ऊर्जा में कमी आएगी तो अपचाय गुणधर्म क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा ना दोनों केस में। ठीक, ऐसे एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको, पानी के साथ क्रियाशीलता, ढंग से देखो बेटा, ऊपर से नीचे जा रहे हो, ऊपर से नीचे जाओगे कोषों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, और अगर कोषों की संख्या बढ़ेगी, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, तो एक बात बताओ भैया आयनन ऊर्जा में क्या आएगी, कमी, और अगर आयनन ऊर्जा में कमी आएगी तो भैया क्रियाशीलता बढ़ेगी। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, बेरियम। और बेरियम जो होता है, मैं किसके साथ क्रिया करा रहा हूँ, पानी के साथ। पानी के तीन रूप लिए, ठंडा, गर्म और स्टीम, भाप। तो भैया कैल्शियम स्टोनशियम बेरियम के अंदर क्रियाशीलता ज्यादा होने के कारण ये ठंडे पानी से क्रिया कर जाते हैं, जबकि वही मैग्नीशियम जो होता है वो किससे क्रिया करता है, गर्म पानी से। और क्योंकि बेरिलियम की क्रियाशीलता सबसे कम होती है इसलिए किससे क्रिया करता है, भाप से, स्टीम बात लेता है भैया, क्लियर है कि नहीं। तो तीन एप्लीकेशन आपको पढ़ा दी मैंने, एक संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना, दूसरा ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व देखना, और तीसरा अपचाय गुणधर्म, चौथा धात्विक गुणधर्म, पांचवा धात्विक क्रियाशीलता। ध्यान रहेगी कि नहीं रहेगी भैया, क्लियर है। आप लोग मेरे साथ साथ लिख रहे हैं ना, नहीं लिख रहे, अभी भी नहीं आ रहा, पूरा ध्यान लिखने में रहता है ना। तो सही लग रहा है कि नहीं लग रहा, कितने लोगों को लिख, कितने लोगों को नहीं लग रहा, हाथ खड़े करो, अच्छा कितने लोगों को लग रहा है, सही लग रहा है, सही लग रहा है, रेज योर हैंड प्लीज यार, हाथ तो खड़े करो कम से कम, एटलीस्ट मुझे लगना तो चाहिए कि भाई बच्चे हमारे। देखो भाई सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, देखो सुन लो भाई, क्लियर कट बात खत्म कर रहा हूँ। आपको नहीं लगता मुझे बोल दो भैया रामायण खत्म, कोई ना एक दिन लेट हो जाऊंगा, संडे बुला लो, एक्स्ट्रा पीड़ा ले ली जाएगी। कितने लोगों को सही नहीं लग रहा, ईमानदार से हाथ खड़े कर दो। सर लिखवाओ या आप, सही नहीं लग रहा आपको, आपको तीन को नहीं लग रहा, चौथे को नहीं लग रहा, पांचों को नहीं लग रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मतलब समझ में तो आ रहा है, समझ में आ रहा है, पर सर एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, मन ही मन में ना वो आ रहा है कि यार लिखना तो पड़ेगा, घर जाके टाइम खराब हुआ, ऐसा ही चल रहा है क्या, चीज तो समझ में आ रही है ना इधर, इसमें तो कोई कंप्लेन नहीं है। तो भैया लिखाता हूँ आगे, आरम 32 ये स्लाइड्स आपको भेज दी जाएगी, जो अभी वाली स्लाइड है वो आपको भेज दी जाएगी, टेंशन ना लें। हाँ भैया स्क्रीन आ रही है सभी बच्चों के, यस सर, स्क्रीन आ रही, लिखो भैया। हाँ अपने देखो भैया, अपना रूल थोड़ा अलग है, जो मुझे करना होगा वो मैं करता हूँ, जब मुझे लगता है ना कि इस चीज करने में फायदा नहीं तो मैं कभी नहीं करता, अपना बढ़िया बुद्धि दिमाग, फायदा देखते हैं, ठीक है ना। फिलहाल फायदा ये नहीं है क्योंकि मुझे पता है चेहरों का जो एक्सप्रेशन है आप लोगों का बिगड़ गया है,
है ना। तो क्या मतलब ऐसे चीज का, हालांकि सहूलियत तो थी, झूठ ना कहूं तो मेरे लिए बहुत सहूलियत थी, और वो बात सहूलियत कब तक, क्यों, पर जब फिजिकल शुरू करेंगे ना, तो फिजिकल में क्या करूंगा, मैं आपको क्वेश्चंस तैयार रखूंगा, है ना। तो आपके सामने क्वेश्चंस पुट करूंगा, आप लोग सटासट उतार के उसका आंसर दोगे, ये सही रहेगा अपना फिजिकल केमिस्ट्री में। क्यों, इनऑर्गेनिक में तो लिखने का काम बहुत ज्यादा है, समझने का भी है, लिखने का भी है, भूलने का भी है, याद तो कुछ रहता ही नहीं। गलत तो नहीं कह रहा, खुश हो गए बच्चे अपने, अरे यार सर अब मजा आएगा। किसी ने प्रसादी बोली कि रे भजन बोली की ऐसा हुआ था ना, किसी ने मन ही मन बोला, हे बजरंग बली भगवान इस आदमी को बुद्धि दे दो, अच्छा नहीं लग रहा, क्यों बाल को पीछे बैठे हो। गोपी किशन मूवी देखी है आपने, सुनील शेट्टी वाली, देखी है। और बजरंग बली को कितना मतलब गजब करते हैं ना, अचानक एक दूसरा नया सुनील शेट्टी आ जाता है, पटाटा बड़ा। विलगित गैस से परमाणु, शुरू करते हैं बेटा, आइए। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी एक ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन बंधुता एक प्रवृत्ति, नाम से शब्दों से अर्थ समझ जाना। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी एक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता एक प्रवृत्ति। एक विलगित गैस से परमाणु लेते हो आप, और इस विलगित गैस से परमाणु के अंदर बाह्यतम कोश में आप बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लाते हो और उसको जोड़ते हो। अगर बाह्यतम कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन जोड़ते हो तो उस दौरान जो ऊर्जा निकलती है, उस निकली हुई ऊर्जा का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। सामान्यतः जब भी आप इलेक्ट्रॉन जोड़ते हो तो उस दौरान प्रक्रम जो होता है कैसा होता है, ऊष्माक्षेपी, यानी कि डेल्टा एच का मान कैसा होता है। मैंने क्या बोला बेटा, ये सामान्यतः है, हमेशा नहीं है। तो सामान्यतः है तो पहले सामान्य की बात कर लेते हैं। जैसे मैं मान देता हूँ कि भैया आपने क्लोरीन लिया, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, आपने क्लोरीन माइनस बनाया, आपकी ऊर्जा निष्कासित हुई 348 किलो जूल प्रति मोल। यानी कि अगर आप कह सकते हो तो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का मान कितना है बेटा, तो आप कहोगे सर 348 किलो जूल प्रति मोल आ रही है, माइनस का मतलब होता है ऊष्माक्षेपी। पर इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब सिंपल सी बात है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खाना चाहता है, तभी तो ऊर्जा का निष्कासन किया। क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट पता है कि जब भी कभी भी सिस्टम से ऊर्जा निकलती है तो उस पर्टिकुलर सिस्टम की, यानी उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है। सही बात है ना भाई, इस सिस्टम से अगर मैं इस क्लास से ऊर्जा को बाहर निकाल दूं तो इस क्लास की ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इस क्लास की ऊर्जा का कम होने का मतलब क्या है, इस क्लास की स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी, और जब स्थितिज ऊर्जा कम होती है ना तो स्थायित्व क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि एक कोने के अंदर हम ये बात जानते हैं, इस कोने के अंदर एक बात जानते हैं कि स्थायित्व व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, इसका मतलब भैया अगर मैं क्लोरीन के अंदर से इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं, क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं और अगर ऊर्जा निष्कासित हो रही है तो ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खाना चाहता है कि नहीं खाना चाहता। इलेक्ट्रॉन के प्रति यही प्यार इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। इलेक्ट्रॉन के प्रति यही प्यार क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। बंधुता क्या है, एक प्रवृत्ति है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला प्रवृत्ति, या तो इलेक्ट्रॉन चाहेगा या इलेक्ट्रॉन नहीं चाहेगा, बीच के अंदर ऐसा नहीं है कि हाँ चाह भी सकता हूं नहीं भी चाह सकता हूं, या तो प्यार होगा या नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खाना चाहता है कि नहीं खाना चाहता, खाना चाहता है, जिसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता नॉन जीरो होगी, अशून्य रहेगी, मतलब ये खाना चाहता है। यही बात अगर मैं कहता हूँ नियोन के केस में, मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाला, सबको समझ में आ रहा है भैया नियोन अक्रिय गैस है, शकल से पता चल गया भैया कि ये इलेक्ट्रॉन खाना नहीं चाहेगा क्योंकि इसका स्थायी विन्यास है। और पता चलता है भैया जब इलेक्ट्रॉन ग्रैंड एंथैल्पी निकालते हो तो वो आती है प्लस का 116 किलो जूल प्रति मोल। उसने वहां का अवशोषण किया है। अवशोषण का मतलब सिंपल सी बात है भैया, तुम इलेक्ट्रॉन लेके गए और तुमने इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहा, इधर नियोन बैठा है, नियोन मना कर रहा है, नहीं लूंगा मैं नहीं लूंगा, तो आप क्या करोगे भैया, सामने से उसको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे दोगे। और जब जबरदस्ती इसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो सीधी सी बात है भैया, ये इलेक्ट्रॉन देते वक्त आप इसके ऊपर कार्य करोगे, जब उसके ऊपर कार्य करोगे तो उसने ऊर्जा का अवशोषण किया है। क्लियर है। और जब ऊर्जा का अवशोषण हुआ है तो एक बात बताओ, स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई, बढ़ गई। तो स्थायित्व में क्या आई, इसका मतलब नियोन माइनस स्थायी है कि अस्थायी है, अस्थायी। क्या इलेक्ट्रॉन खाना चाहता था, इलेक्ट्रॉन प्रति प्यार है ही नहीं, इसके अंदर प्यार नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या आएगा, शून्य आएगा। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता या तो शून्य होगी या अशून्य होगी। पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी बेटा या तो अवशोषित हो सकता है या उत्सर्जित हो सकता है, इसका मतलब इसका तो कुछ ना कुछ मान होगा ही। क्लियर है कि नहीं है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ ये एक प्रवृत्ति है और ये क्या है बेटा, एक ऊर्जा। अब मेरी बात सुनना, जैसा इसका शाब्दिक अर्थ है इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, इसका मतलब बेसिक मीनिंग यही है कि ऐसी एंथैल्पी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के दौरान उत्सर्जित हो, क्या हो,
उत्सर्जन, क्योंकि हम स्थायी स्पीसीज का निर्माण करना चाहते हैं, स्थायी रेनाइन का निर्माण करना चाहते हैं। हमें कोई मतलब नहीं है अस्थायी रेनाइन बनने। क्या मतलब भैया, नियोन माइनस बनाया, नियोन माइनस बनाया, आपने कहा अस्थायी है, आराम से वापस नियोन माइनस बनेगा, बढ़ते हाथों हाथ क्या हो जाएगा, वापस रिवर्स हो जाएगी अभी के लिए। क्या मतलब ऐसे नियोन का बनाने का? तो इससे बढ़िया तो तुम वो बनाओ ना जो स्थायी बन रहा है। इसका मतलब भैया स्थायी कब बनेगा, जब उसमें क्षेपी प्रक्रम होगा। तो भैया अब आप याद रखना कि जब तुम्हें कहे ना कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी किसकी उच्च होगी, उच्च उसी की होगी, उसी की ही अधिक होगी जब उसके अंदर प्रक्रम कैसा हो, उष्मा क्षेपी। जितनी ऊर्जा ज्यादा निकलेगी, जितनी उष्मा क्षेपी होगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी भी उतनी ही ज्यादा। पर अगर उष्मा का अवशोषण हो रहा है तो भैया समझ जाना भैया इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना नहीं चाहता, मतलब वो एंथैल्पी क्या मानी जाएगी, कम मानी जाएगी। जितना ज्यादा अवशोषण करोगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी उतनी ही कम आएगी। जैसे एग्जांपल की बात करता हूं बेटा, मैंने कहा भैया बेरिलियम ले रहा हूं, इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं, बेरिलियम माइनस बना रहा हूं। जैसे बेरिलियम माइनस बनाया, डेल्टा एच देखा मैंने बेटा, प्लस का 67 किलो जूल प्रति मोल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, अवशोषण कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कम है कि ज्यादा है, कम है, क्योंकि प्लस के अंदर आना मतलब कम, माइनस के अंदर आना मतलब ज्यादा। जितना माइनस में ज्यादा, इसका मतलब भैया उतनी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी ज्यादा, और जितना प्लस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी उतनी ही कम आएगी। इसका मतलब भैया एक एग्जांपल और दे देता हूं, हीलियम को इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूं, शक्ल से पता चल रहा है भैया हीलियम तो खाएगा नहीं, प्लस का 48 किलो जूल। जैसे मैं नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूं, प्लस का 7 किलो जूल। जैसे मैं फ्लोरीन को देना चाहता हूं, फ्लोरीन माइनस बन जाएगा, डेल्टा एच क्या आ जाएगा, माइनस का 328। हाँ लिख रहा हूँ लिख रहा हूँ लिख रहा हूँ। अरे हाँ रे, ये जब फ्लो में होता हूँ तो बीच मेरे को पता है, सुन गया ना मेरे को। सर ऊपर करो ऊपर करो, इससे ऑनलाइन वाले चुपचाप बैठे रहता है एकदम मस्ती से। हाँ सर कहीं करो, आपको कोई मतलब नहीं, कहीं किसी जगह लिख दो आप। अब मेरी बात बताना बेटा, इलेक्ट्रॉन के प्रति अफेक्शन है कि नहीं है? अरे बताओ रे, ये क्या होगी, शून्य क्या शून्य, ये नॉन जीरो, ये समझ में आया कि नहीं है बेटा? अब मेरी बात सुनो, नोट जारी कर दूं मैं एक आपके लिए, है ना। अधिक उष्मा क्षेपी प्रक्रम, अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, सही बात बेटा। कम या अधिक उष्मा शोषी प्रक्रम, अधिक उष्मा शोषी प्रक्रम, कम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, सही बात है। शक्ल से देख के बताओ भैया, सबके सामने डेटा है, और डेटा है तो भैया तुम लोग बोल सकते हो। हाँ बेटा, इनमें से सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है यहां से लेके यहां तक? क्लोरीन, क्लोरीन दिख रहा है। अरे लोगों को यही दिख रहा है, ये दिख नहीं रहा है क्या? सबसे सबसे हाईएस्ट किसका है, क्लोरीन। फिर फास्फोरस, फिर यस नहीं नाइट्रोजन, फिर सबसे कम। आपको बताओ, मैं 2 डेटा तो आपको एग्जैक्ट दे चुका हूँ। वैसे तो ये सारे एग्जैक्ट डेटा, एग्जैक्ट मान है ये, प्लस 47, 67, 68 जो भी दिख रहा है, ठीक है ना। क्लोरीन का आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी होती है, और सबसे कम होती है किसकी, नियोन की। तो लिख दो भैया नोट जारी करके, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी क्लोरीन, न्यूनतम नियोन, ठीक है। अभी बात बताओ, कब धनात्मक होगा कब ऋणात्मक होगा, तुम्हें तो ये पता ही नहीं है ना, ये डेटा तो कब तक याद करोगे, इतने सारे तत्व। तो एक काम करता हूँ, एक ट्रिकी फॉर्म देता हूँ आपको, याद रखना, ठीक है। अगर तुम्हारे सामने अक्रिय गैस आ जाए, अगर तुम्हारे सामने क्षारीय मृदा धातु आ जाए, क्षारीय मृदा धातु, और अगर तुम्हारे सामने आ जाए नाइट्रोजन, है ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी क्या होगी इनकी, धनात्मक होगी। यानी कि एक आवर्त के अंदर तुम जाओगे ना, तो एक आवर्त में सबसे न्यून जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी होती है वो होती है भैया क्षार धातुओं की, अक्रिय गैसों की। उससे ज्यादा होती है क्षार मृदा धातुओं की, और क्षार मृदा धातुओं से किसकी होती है ज्यादा,
नाइट्रोजन की होती है। ये क्रम होता है भैया, न्यूनतम होती है इनकी, ठीक है ना। चलते आगे। एक बात बताओ, अगर मैं रेनाइन का निर्माण कर रहा था, अभी तक रेनाइन का तो निर्माण कर रहा हूँ, इतनी देर से कर क्या रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन डाल डाल के रेनाइन ही बना रहा हूँ, है कि नहीं। तो जब रेनाइन का निर्माण कर रहा हूँ, अगर प्रक्रम उष्माशोषी हो रहा है, तो स्थायित्व बढ़ रहा है कि घट रहा है। उष्माशोषी में स्थायित्व कम होता है, इसका मतलब जो बनने वाला रेनाइन है वो क्या होगा, कम स्थायी होगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ना कि यदि यदि रेनाइन निर्माण में प्रक्रम उष्माशोषी है तो स्थायित्व क्या होता है, न्यूनतम, यानी वो रेनाइन क्या होगा, अस्थायी होगा कि नहीं होगा। अरे हेलो, तो आप पॉइंट लिख दो रे। यस सर। कैसे पढ़ा दो भैया, लिख लिख के पढ़ा दो भैया, देख देख के पढ़ा दो, सुन की सुन रहेंगे। चलते हैं भैया, पॉइंट क्या, यदि रेनाइन निर्माण में प्रक्रम उष्माशोषी है तो रेनाइन अस्थायी होगा। चलो बेटा, एक क्वेश्चन दे देता हूँ इसके ऊपर बेस्ड, इसी के ऊपर बेस्ड, कौन सा रेनाइन अस्थायी होगा। अब देखो उष्माशोषी तुम्हें यही पता है किस किस केस में उष्माशोषी हो सकता है, अक्रिय में, क्षारीय मृदा धातु में और नाइट्रोजन, बाकी सब में क्या होंगे, उष्माक्षेपी। तो कौन सा रेनाइन अस्थायी होगा, ऑप्शन दे देता हूँ, H माइनस, O माइनस, F माइनस, बेरिलियम माइनस। स्पेशल नोट जारी करो। स्पेशल नोट क्या कहता है, हाँ जी, पॉली नेगेटिव निर्माण के दौरान, पॉली नेगेटिव रेनाइन निर्माण के दौरान, नीट 2016 का क्वेश्चन है, 17 निर्माण के दौरान प्रक्रम सदैव उष्माशोषी होता है। सदैव का मतलब कोई अपवाद है ही नहीं। डेल्टा H क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, और ये एग्जांपल ही नीट का क्वेश्चन है जो अब दे रहा हूं। देखो भैया, एक ऑक्सीजन लेते हो आप, उसमें एक इलेक्ट्रॉन डालते हो, जब प्रथम इलेक्ट्रॉन जोड़ते हो तो इलेक्ट्रॉन ग्रेड एंथैल्पी क्या कहलाती है, प्रथम, डेल्टा H Eg 1 कहलाती है, और वो वैल्यू आती है माइनस का 141.5 किलो जूल प्रति मोल। पर जैसे आप इसी रेनाइन के अंदर वापस दूसरा इलेक्ट्रॉन डालने जाते हो तो बन जाता है क्या, O-2, और उस वक्त दूसरा इलेक्ट्रॉन डालने की ऊर्जा क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन ग्रेड एंथैल्पी 2, और वो आती है बेटा 803 किलो जूल प्रति मोल, धनात्मक की ऋणात्मक। हाँ। अगर ओवरऑल प्रक्रम देखोगे आप, तो ओवरऑल प्रक्रम में एक ऑक्सीजन के अंदर आप कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो, 2, क्या बन रहा है बेटा, O-2, और डेल्टा H इजी अगर आप निकालोगे उसकी तो आएगा 661.5 किलो जूल प्रति मोल। देख के बताओ भैया, प्रक्रम कैसा हुआ, उसमें सोची की छेपी, सोची। यानी कि अगर आप रेनाइन का निर्माण करते हो, वो भी रेनाइन कैसा, पोली नेगेटिव, जिसके अंदर एक से ज्यादा आवेश है, माइनस का, एक से ज्यादा माइनस आवेश का मतलब हो गया -2 -3। आप देखो प्रक्रम क्या हो गया, हमेशा धनात्मक होता है। क्यों भैया, क्या कारण है इसका, तो सुनो मेरे बात ध्यान से। जब तुमने O से O माइनस बनाया तो एक रेनाइन बन गया ऑलरेडी, एक एनाइन बन गया। अब इस O माइनस के अंदर जैसे ही बनते क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के जो बादल थे वो घने हो गए। अब घने बादल के अंदर तुम एक इलेक्ट्रॉन और लेके जा रहे हो, यानी कि दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हो, तो क्या हो रहा है कि पहले से एक ऋणावेशित इकाई है और वो ऊपर से तुम एक ऋणावेशित इकाई यानी कि इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हो, तो क्या मिलेगा भैया, वेलकम मिलेगा, नहीं, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, रिपल्शन मिलेगा। इतना गजब का रिपल्शन मिलेगा कि आप दूसरे इलेक्ट्रॉन जोड़ आसानी से, वो इलेक्ट्रॉन, वो जो एटम है O माइनस, वो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं लेगा। तो फिर क्या करोगे, फिर आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन डालोगे, और जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन डालोगे तो बाह्य कार्य करोगे, बाह्य कार्य करोगे तो ऊर्जा दोगे, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ऊर्जा का अवशोषण। तो भैया क्यों हो रही है ऊर्जा का अवशोषण, इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि जो दूसरा आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो पहले से उपस्थित रेनाइन से क्या अनुभव करता है, प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। यही नीट का क्वेश्चन है आपका। आने वाला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन रेनाइन द्वारा प्रतिकर्षित होता है।
तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये एग्जांपल भी सही है कि इसके अंदर भी n से n-3 बनाओगे तुम, चाहे तुम p से p-3 बनाओ, चाहे तुम सल्फर से सल्फर -2 बनाओ, पॉली नेगेटिव है कि नहीं है? उष्मा शोषी की 6p सदैव उष्मा शोषी, सदैव। ठीक है, क्या हुआ बेटा? ये का मान जो भी आएगा इसके अंदर देखो, प्रथम वाले में ये का मान आ जाएगा अशून्य, और दूसरे वाले में क्या आ जाएगा? शून्य। पहले वाले में इलेक्ट्रॉन बंधुता है, दूसरे वाले में नहीं है। पहला तो खाना चाहता था ना, पर दूसरा नहीं खाना चाहता, ठीक है ना? तीसरा भी खाना नहीं चाहेगा। जब दूसरे खाने में भी भैया हालत खराब हो रही है, तो तीसरा कैसे खा पाएगा? इलेक्ट्रॉन के बादल तो और घने हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन आने के पश्चात, समझ आएगी नहीं? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य अशून्य सीधी सीधी बात है। एक इलेक्ट्रॉन जो जोड़ रहे हो ना, उसी वक्त देखना, जैसे इधर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, इधर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, तो इसी वक्त हर एक स्टेप की देखी जाएगी इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है ना? चलते हैं आगे। हाँ जी, प्रभावित करने वाले कारक, कारक में नंबर 1 आता है सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी, या एक ही तत्व के आयन। और आपको पता है भैया, जितना ज़ैफ ज्यादा होगा नाभिक इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज्यादा खींचेगा, और ज़ैफ ज्यादा कब होता है? कम कब होता है? इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज़ैफ बढ़ने पर बढ़ेगी। तो जैसे एग्जांपल की बात करता हूँ, Na+, Mg+2, Al+3, क्या हो रहा है बेटा? धनावेश बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बढ़ेगी, ठीक है बेटा? P-3, S-2, Cl-, क्या हो जाएगी भैया? ऋणावेश में कमी आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हाँ जी, क्या पॉजिटिव बढ़ रहा है, ज़ैफ बढ़ेगा, डेल्टा Hg बढ़ेगी। या नेगेटिव कम हो रहा है, ज़ैफ बढ़ेगा, तो डेल्टा Hg बढ़ेगी। कर सकते हैं भैया? n से n- बनाया, n-2 बनाया, n-3 बनाया, ऋणावेश क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में क्या आएगी? ठीक है जी, कर लोगे? कोई दिक्कत? क्या हुआ यार? अब भी दिक्कत हो तो फिर तो दिक्कत है बेटा, कि अब मेरे को कह रहे उतारने दो सर। तो तुम क्या सोचे, वहां जो स्लाइड चला रहा था मैं, वही स्पीड थी जो अभी चल रहा है, स्पीड वही है ना? कैसे भाई, चलने दे, ये वाला सिस्टम चलने दे। देखो भाई, मैं आपको सच बताऊं ना, अपनी क्लास के अंदर भैया सिंपल सा फंडा है, आप लोगों की ध्यान रख लो, स्पीड तेज करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, आपको मेरी रफ्तार मैच करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां 180 क्वेश्चन 3 घंटे मिलेंगे, इवन अब तो 200 हो गए, पढ़ोगे तो सारे ही ना, तो नुकसान ही हुआ है, फायदा नहीं हुआ है, ठीक है ना? तो 200 क्वेश्चन 180 मिनट हो गए, अब तो बिना रफ्तार वालों के हाल खराब हो जाएंगे भैया। हाँ, तो इसलिए रफ्तार पकड़नी पड़ेगी। एट लास्ट याद करोगे मुझे जाते जाते, ये आदमी नहीं, इस आदमी ने रफ्तार बढ़ाई है। हाँ, पहली क्लास में क्या होता है मैं आपको बताऊं, मैं जब मेरी पहली क्लास होती मेरी रफ्तार इसी रफ्तार से शुरू करता हूँ, आपको याद होगा सर? हाँ, कि आदमी क्या है, अरे यार ये क्या है, लोग कहते हैं भाई हाँ एकदम एकदम ऐसे लगता है जैसे कि बारूद में आग लगाती है, भट 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 फूटता जा रहा है, तो ऐसा ही होता है बेटा, बट बाय द टाइम आपको चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है ना? क्योंकि हर वक्त एक चीज होती है, क्योंकि आपको बहुत सिंपल सी बात बताऊं बेटा, जब बच्चा हमारे पास आता है ना, एकदम स्लो, एकदम ढीला ढाला ही आता है, तो उसको लगता है क्लास के अंदर मथ मथ के पढ़ाएंगे सर, सने सने माणिक्य मोती गजे गजे, नहीं होता बेटा, यहाँ पे सने 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 ही रह जाता है, धीरे धीरे मतलब धीरे ही है। स्लो स्टडी विन द रेस, कछुए की चाल से चलो जीत होगी, नहीं भैया, जमाना बदल चुका है, मोराल अलग है, तेज चलो, सटीक चलो, लक्ष्य पे भी पहुंचोगे, जल्दी भी पहुंचोगे, ठीक है ना? एक्यूरेसी के साथ चलो, तो यहाँ एक्यूरेसी के साथ काम चल रहा है, स्पीड बढ़ाओ, 180 टारगेट है, इवन 200 का टारगेट है, 180 मिनट है, लेस देन 1 मिनट मिलेंगे, इस इक्वल टू 42 सेकेंड्स, 42 सेकेंड, एक क्वेश्चन सोल्व करना प्लस गोला भरना,
होता है भैया। ये ले देखो, ये गोला 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड, ये 5 सेकंड ले गया मेरा, जबकि यहाँ पे फ्रिक्शन कम है और फ्रिक्शन भी ज्यादा है। हाँ, प्रिसीजन इसी को तो कहते हैं, ठीक है ना। चलो आओ भैया, दूसरा आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाओगे, जैप बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंथैल्पी भी बढ़ेगी। आदमी को कैलकुलेटिव होना चाहिए, हमेशा फायदे में रहोगे। चलो भैया, एडिशनल फैक्टर भी काम कराते हैं। जब आप आवर्त में जाते हो तो आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो भैया ठीक है, जैप तो बढ़ता है, पर एक बात तो क्लियर है भैया, भेदन क्षमता नाम की भी तो कोई चीज होती है। जब अगर आप तुम नाभिक के पास जाके इलेक्ट्रॉन डालोगे तो आराम से नाभिक उसको खींच लेगा, तो इसका मतलब भैया उसका भैया आराम से इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ज्यादा आएगी। तो एक विन्यास देता हूँ NS1, एक विन्यास देता हूँ NP1, S नजदीक है नाभिक के, अगर इस दौरान इलेक्ट्रॉन डालोगे तो आराम से इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। तो इस वक्त मतलब भैया सीधी सी बात है कि इसका इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम और बोरोन, सोडियम और एल्यूमिनियम, ज्यादा किसके आने वाली है। पर इसी के साथ साथ एक एडिशनल फैक्टर और देखते हैं हम लोग, स्थायी विन्यास। वो हमने देख लिया कि स्थायी विन्यास वाले इलेक्ट्रॉन खाना नहीं चाहते। तो जैसे NP2 और NP3, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एक बात बताओ, लेफ्ट टू राइट जाने पर जैप बढ़ता है ना, तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए, बजाय उसकी क्या हो जाती है, कम। क्यों हो जाती है बेटा, ये कौन सा विन्यास है। और स्थायी विन्यास वालों को तो तुम्हें भी पता है दिक्कत है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहते ही नहीं है। ठीक है बच्चा लोग, तो लगे हाथ आपको एक सेकंड पीरियड पढ़ाई देते हैं। लो भैया ऑर्डर दिखा रहे हैं आपको, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। हाँ जी, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो चले जाओ, जैप क्या होगा, बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी बढ़ेगी। पर भैया मुझे कौन दिखा, मुझे कौन दिखा, मुझे कौन दिखा, इनका क्या होता है इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, पॉजिटिव में भी भैया सबसे ज्यादा पॉजिटिव किसकी होती है, नियोन की। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, फिर नंबर किसका आता है, एल्कली मेटल, फिर किसका नंबर आता है, नाइट्रोजन, एल्कली अर्थ मेटल बोले तो क्षारीय मृदा धातु। ये था, तो इन गुणों को तो हटाओ भैया, आगे चलते हैं। ये कौन है बेटा, 2s1, ये क्या है बेटा 2p1, इनमें से किसकी भेदन क्षमता ज्यादा, भेदन क्षमता। और तो भैया इलेक्ट्रॉन किस में डालोगे तुम, s में, तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ज्यादा कहाँ निकलेगी, s वाले की, कम किसकी निकलेगी, p वाले की। ऑर्डर आ गया। अब बचा कौन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जैप नहीं देखोगे क्या, अब तो जैप देखोगे ना, इतनी देर तक तो जैप दिखाया नहीं आपको। तो जैप बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, तो एक आवर्त में सर्वाधिक किसका होता है भैया इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, फ्लोरीन नहीं, हैलोजन। और सबसे न्यूनतम किसका होता है, आवर्त में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी किसकी होती है भैया, हैलोजन। न्यूनतम किसकी होती है, चलो भैया आगे वर्ग में चलते हैं। वर्ग में तीसरा, कोषों की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी में क्या आएगी बेटा, कमी। तो नंबर ऑफ शेल्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या हो जाएगी, कोषों की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी में क्या आएगी बेटा, कमी आ जाएगी। पर भैया आपको एक बात याद रखनी है, क्या, कि केवल पी ब्लॉक के अंदर ये बात है, केवल पी ब्लॉक में। जब तुम ऊपर से नीचे जाते हो ना, तो यानी कि सेकेंड आवर्त से थर्ड आवर्त में जा रहे हो, आवर्त में जा रहे हो कि वर्ग में जा रहे हो, अरे कहाँ जा रहे हो रे, आवर्त में जा रहे हो वर्ग में, भाई सेकेंड आवर्त से थर्ड आवर्त में जा रहे हो, आवर्त में जा रहे हो वर्ग में, वर्ग में जा रहे हो। कितने लोग जा रहे हैं, सेकेंड पीरियड से थर्ड पीरियड जा रहे हो, आवर्त में जा रहे हो वर्ग में जा रहे हो, वर्ग में जा रहे हो ना। अब बाकी लोग भी हाथ खड़ा कर लो रे चुपचाप, ऊपर से नीचे जा रहे हो तुम, हाँ वर्ग होता है ऊपर से नीचे जाना, होता है ना बालिके, हाँ ठीक है। मुझे एकदम इस तरह की देख, ऐसे कैसे होता है सर, जा तो हम आवर्त में रहे, वर्ग बीच में कहाँ से आ गया, तो आप वर्ग बोलो ना,
नहीं होना चाहिए भी। तो इस तरह देखो क्या होता क्या है, तुम ऊपर से नीचे गए, मान लो तुम फ्लोरीन से क्लोरीन गए, मान लो तुम ऑक्सीजन से सल्फर गए, मान लो तुम नाइट्रोजन से फास्फोरस गए, तो ज्यादा दूर चले गए। मान लो तुम कार्बन से सिलिकॉन गए, मान लो तुम बोरोन से एल्यूमिनियम गए। हुआ यूं, तुम सेकंड आवर्त से थर्ड आवर्त गए। तुम्हें पता है सेकंड आवर्त के तत्वों का जो आकार होता है वो कैसा होता है, छोटा आकार। और छोटे आकार के कारण तुम्हें पता है भैया क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व हो जाता है। और एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होने के कारण आने वाला इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षण मिलेगा, और आने वाला इलेक्ट्रॉन को अगर प्रतिकर्षण मिलेगा तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बढ़ेगी कि घटेगी, घट जाएगी ना, इलेक्ट्रॉन खा ही नहीं पाएगा वो बेचारा, या यूं कह सकते हैं उसको प्रतिकर्षण का अनुभव बहुत ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन, आने वाले इलेक्ट्रॉन को अधिक प्रतिकर्षण अनुभव होगा, और आने वाले इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण बढ़ेगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम हो जाती है। अब वही अगर मैं बात करता हूं थर्ड आवर्त की, पहली बात तो आकार कैसा होता है, आकार बड़ा होने के कारण क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आई, और इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आने की वजह से क्या हुआ, प्रतिकर्षण कम हो जाता है, और प्रतिकर्षण कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, और प्रतिकर्षण कम हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ेगा, आसानी से जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी तो किसकी ज्यादा आनी चाहिए, थर्ड पीरियड की वाले तत्वों की ज्यादा आएगी। इसका मतलब भैया सीधी सी बात है, ऊपर से नीचे जा रहे हो तो क्या सदैव कोषों की संख्या बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम होती है क्या, नहीं होती है। अरे हेलो, बात समझ में आ रही है ना, तो इसका मतलब ज्यादा किसका, काम करो फिर, दो इंपॉर्टेंट ऑर्डर है आपके लिए, एक 7th है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऊपर से नीचे जाओ, कोषों की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में क्या आएगी बेटा, एक तो बेटा हमारे बोलते ही नहीं, सबसे कम इसकी, इससे ज्यादा इसकी, ये थर्ड आवर्त का, ये सेकंड आवर्त का, ज्यादा कौन आ जाएगा, क्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, याद रख लेना बेटा ऑर्डर। और इससे भी खतरनाक इंपॉर्टेंट आ रहा है नेक्स्ट 6th है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोरियम। किसी साल आ गया था ये शायद, 2 या 3 साल पहले आ गया था। हाँ जी, ऊपर आओ, ऊपर से नीचे जा रहे हो, नंबर ऑफ सेल्स, तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम होगी तो भैया सबसे कम कौन आ जाएगा, पोलोनियम, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, ऑक्सीजन यहाँ आना चाहिए, सबसे कम ऑक्सीजन आता है। हुआ यूं, इस वर्ग के अंदर जब ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डालने गए थे ना, बाकियों का आकार नो डाउट बड़ा था, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम था, तो आराम से इलेक्ट्रॉन ले पा रहे थे और ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहे थे। ऊर्जा का उत्सर्जन तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डालने पर भी होता है, पर ऑक्सीजन का आकार छोटा होने के कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षण का अनुभव ज्यादा रहता है, इस वजह से उतनी ऊर्जा उत्सर्जित नहीं हो पाती है जितनी बाकियों में होती है। जिसका मतलब एक बात बताओ, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ने का कारण क्या है, उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व और उच्च प्रतिकर्षण। क्लियर है कि नहीं, तो आप लिख सकते हो छोटा आकार, उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व, उच्च प्रतिकर्षण, न्यूनतम, न्यूनतम बोला था अपने वर्ग का न्यूनतम है, पता चला घर जाके पढ़ने लगे न्यूनतम, तो न्यूनतम में भैया ऑक्सीजन चिपका दिया, न्यून सामने पड़ा है तो भी बात समझ आई नहीं, रट्टा मार लेना बेटा, सिर्फ ऑर्डर ध्यान रखना, कारण नहीं, तुमसे ऑर्डर पूछा जाएगा, कारण नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। कारण तो घर पे पढ़ने के लिए होता है, अच्छा लगता है सब, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, क्या नहीं, बायोलॉजी में भी कॉन्सेप्ट होते हैं क्या आप बात कर रहे हो सर, आप बायोलॉजी को हल्के में ले रहे हो। लीवर लेफ्ट राइट साइड में क्यों होता है, जवाब दो, पढ़ा नहीं तो पत्तियां पढ़ ली होगी, फूल पत्तियां जड़ें पढ़ ली होगी, वो भी नहीं पढ़ा क्या तुम लोगों ने, टिश्यू उत्तक पढ़ रहे हो, कौन से एनिमल के प्लांट के, एनिमल के टिश्यू हो गए,
क्या बात कर रहे हो? बायोमोलिक्यूल भी हो गया, सेल हो गई, गोल्जी बॉडी हो गई, लाइसोसोम हो गया। ये क्या बात है? चलो भैया, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आत्मघाती की थैली है, मैंने कहा आत्मघाती की थैली, तो सामने बोलती है सर सुसाइड बैग। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? आजू बाजू नाम है इसका इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। दिख गया होगा ट्रिक तो तुम। क्या ट्रिक आने वाली तुम्हारी? वहां क्या आई थी? जेड, यहाँ क्या आएगी? एन। हाँ जी, इन दो चारों में भैया चेक करें, क्या चेक करना? सबसे हाईएस्ट कौन दिख रहा है? उठाओ इसको, बना दो एन। वहां जेड बना था, यहाँ एन बना दोगे। घर जाके जेड बनाए थे क्या तुम लोगों ने? होंगे बेटा। और इन दोनों में ज्यादा किसका? इन दोनों में, और ऊपर से नीचे गए तो थर्ड आवर्त वालों को ज्यादा होता है। पकड़ो इसको, अगला चलते हैं। सी NPCSI, ये रहा CSI NP। ये तो अद्भुत है, नो डाउट इनका ज्यादा नहीं होने वाला। कार्बन और सिलिकॉन में ज्यादा किसका होता है? सिलिकॉन का, क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहे हो, सेकंड से थर्ड आवर्त में जा रहे हो, ज्यादा किसका होता है? थर्ड वालों का। फिर भी सर एक बार आप कर दो ना, ऐसे चिड़िया का मुंह खोल दो, अच्छा लगता है भाई। ठीक है, सबसे ज्यादा सिलिकॉन आया। अब सिलिकॉन का क्या करोगे? एन बना दोगे? मेरा एन बन रहा है कि सबका बन रहा है? आ रहा है ना बेटा? सर आ भी रहा है, जा भी रहा है। इनकमिंग आउटगोइंग इक्वल है सर। हाँ भाई, इधर से इधर गए बढ़ गया, इधर से इधर गए बढ़ गया, ऊपर से नीचे गए बढ़ गया, बढ़ गया। तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ छोटा सा है, इसका एक थोड़ा सा ऊपर लेवल दूंगा जो IIT मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको समझ में आए तो ठीक, नहीं तो आपको वो क्वेश्चन ध्यान में रखना है। ठीक है ना? अरे क्या है ये? है ना, ये इसकी पिटाई करनी पड़ती है। पता ना, कभी हमारे घर में एक पहले टीवी हुआ करती थी, तो उसके ऊपर मारते थे ऐसे। तुम्हारे टाइम भी होती थी क्या ऐसा? अभी भी मारते हो क्या? बड़े बदतमीज हो। अगर अग्र अभिक्रिया उष्मा छेपी है तो पश्च अभिक्रिया कैसी होगी? अरे वो देवताओं, इधर देख लो, क्या मतलब इधर उधर झांक रहे, दीवारों की तरफ क्या आकर्षण है? इधर देख। अगर मैं कहता हूँ अग्र अभिक्रिया उष्मा शोषी है तो पश्च अभिक्रिया, और अगर अग्र अभिक्रिया उष्मा छेपी तो पश्च अभिक्रिया। इसका मतलब अग्र दिशा में अगर 100 जूल ऊर्जा अवशोषित हो रही है तो पश्च दिशा में 100 जूल निकल जाएगी। ऊर्जा का मान तो उतना ही होगा, बस बात इतनी सी, इधर अवशोषण है तो उधर उत्सर्जन होगा, पर कभी भी ऊर्जा का मान में परिवर्तन नहीं। माना कि मैंने एक x के अंदर, तुम लिख रहे हैं माना कि, अरे मैं कोई फिजिक्स पढ़ा रहा हूं क्या? इधर देखो, x के अंदर एक इलेक्ट्रॉन डाला मैंने, तो किसका निर्माण हुआ बेटा? x माइनस। माना कि मैंने उस दौरान जो ऊर्जा निकली वो 100 जूल या 100 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा निकल गई। इसका मतलब प्रक्रम कैसा हुआ? उष्मा छेद। x के अंदर इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, एक विलगित गैसीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन डालते हो, तो इसको क्या मैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी x की कह सकता हूं? अरे हाँ या ना? ठीक है, अब एक काम करते हैं ना, ये भी तो एक विलगित गैसीय परमाणु है, बात अलग है, बेस पे ऋणावेश है। अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं तो भैया ये वापस x में बदल जाएगा। अगर मैं कहता हूं 100 जूल ऊर्जा उत्सर्जित इस दौरान अग्र अभिक्रिया में हुई तो पश्च अभिक्रिया में 100 जूल ऊर्जा अवशोषित होगी कि नहीं होगी? हाँ जी,
इसमें से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला है, और जब आपने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा। किसकी है ये आयनन ऊर्जा? x माइनस की। और क्या होगी सदैव? भैया इधर 100 बराबर होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब अगर मैं कहूं, इसका मतलब अगर मैं ये कहूं कि फ्लोरीन से तुम फ्लोरीन माइनस बनाते हो, तो अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी माइनस का 328 है, तो आयनन ऊर्जा फ्लोराइड क्या होगी सर? प्लस 328। प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, 328 बोल सकते हो। यही अगर मैं कहता हूं क्लोरीन से क्लोरीन माइनस तुम बनाते हो, तो क्लोरीन माइनस की आयनन ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो सर उतनी हो जाएगी जितना क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी होती है माइनस का 348, तो इसकी कितनी हो जाएगी? समझ में आया कि नहीं है? तो इसका मतलब क्लोराइड और फ्लोराइड में से किसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा है? होती है कि नहीं होती? क्योंकि भैया क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी क्या है? ज्यादा होती है फ्लोरीन से। तो क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन आयनन ऊर्जा क्या होगी? फ्लोराइड से ज्यादा होगी। यानी कि एक उदासीन परमाणु की अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी निकालो, और उसी उदासीन परमाणु का अगर आप ऋणायन बना के उस ऋणायन की आयनन ऊर्जा निकालो, तो सदैव क्या आएगी? बराबर। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी ज्यादा है उसकी ऋणायन की आयनन ऊर्जा भी क्या होगी? ज्यादा आएगी। क्लियर है कि नहीं? हेलो, सबको समझ में आई? तो एक क्वेश्चन आपके लिए आईआईटी का है, आपको आयनन ऊर्जा का क्रम निकालना है, और आपको दे रहा हूं FCl F माइनस Cl माइनस। देखो भैया, आपको आयनन ऊर्जा के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसको देखते हुए आपके दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। भैया ये कॉन्सेप्ट लगाओगे आप, ये फैक्टर लगाओगे। कौन सा फैक्टर दिख रहा है आपको? समान तत्व दिख रहे हैं क्या? तो ऋणावेश बढ़ेगा, जेब घटेगा, जेब घटेगा, भैया आयनन ऊर्जा में कमी आएगी। इसका मतलब भैया F और F माइनस में से आयनन ऊर्जा किसकी कम, किसकी ज्यादा? F की ज्यादा होगी। और अगर Cl में और Cl माइनस में कहूं तो किसकी ज्यादा हो जाएगी? इसका मतलब भैया अगर ऋणायन आ रहा है तो भैया सीधी सी बात है कि न्यूट्रल वाले की आयनन ऊर्जा ऋणायन वाले से क्या होगी? अब बात आ रही है ऊपर से नीचे जा रहे हो, कोषों की संख्या बढ़ रही है क्या? कोषों की संख्या बढ़ेगी तो एक बात बताओ मुझे, आयनन ऊर्जा में क्या आएगी? इसका मतलब फ्लोरीन की ज्यादा। फिर अब एक बात आती है भैया, कोषों की संख्या यहाँ तो नहीं लगा सकते क्योंकि ऋणायन। तो एक काम करो, इसको किस में बदलो? फ्लोरीन। इसको किस में बदलो? क्लोरीन में। इसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी इनकी आयनन ऊर्जा के बराबर होगी कि नहीं होगी? अरे हाँ जी। तो इनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी किसकी है? तो क्लोराइड की आयनन ऊर्जा भी सबसे। तो फिर नंबर, फिर अगर ये नहीं समझा होता ना तो तुमसे ये नहीं निकलता। कर लो, हो गया। क्या हुआ है? अच्छा, ऊपर लिखना है क्या? कुछ क्या बोले थे आपने? करा दिया हमने। यदि x प्लस से x प्लस बनाते के दौरान अवशोषित ऊर्जा 150 किलो जूल प्रति मोल है, तो x प्लस से x निर्माण के दौरान ऊर्जा परिवर्तन कौन बोला परिवर्तन जीरो आएगा? डेल्टा एच, इतनी देर से डेल्टा एच लिख रहे हो, दिमाग आया तो नहीं तुम्हारा परिवर्तन पे? है इतनी देर से डेल्टा एच निकाल रहा हूं, कि परिवर्तन नहीं था? तो नहीं निकाल रहे थे माइनस जीरो। ऑप्शन लिखो। नहीं सर, ऑप्शन ये दो आप। क्या आना चाहिए आंसर? फर्स्ट की सेकंड? फर्स्ट की सेकंड? आंसर सेकंड है। किसका फर्स्ट आया? तुम्हारा। कैसा है बताओ? पहली बात बता बेटा, x से x प्लस बनाया तूने, ऊर्जा अवशोषित कराई है ना? x से x प्लस बनाया, पहले वाला स्टेप देख। 150 ऊर्जा
अवशोषित हो रही है। अवशोषण का मतलब प्लस की माइनस, प्लस उष्मा शोषी प्लस होगी। अब देखो दूसरा प्रक्रम देखो, उल्टा ही तो किया है। तो वो पॉजिटिव कर दी ना, एक्स एक्स प्लस बनाया तो हाँ, तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकाला है कि डाला है? एक्स प्लस एक्स बनाओगे तो इलेक्ट्रॉन। क्लियर है भाई? देख, बोतल रखने का मतलब ये नहीं मैं पीटने आ रहा हूँ, बात क्लियर होनी चाहिए बालक, ठीक है ना? बारी तो है। आप लोग को मुझसे डर लगता है क्या? नहीं लगता? लगना चाहिए है ना? डर लगता है कि नहीं? डरा करो, डर अच्छा है। ए और बी है, ए और बी मैंने लिए, ए का जेफ ज्यादा है, बी का जेफ कम है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन, बंद के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। बंद के इलेक्ट्रॉन को खींचने की यही प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो बंद के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति। बंद कौन सा होना चाहिए? ये बात ध्यान रखना, सहसंयोजक बंद होना चाहिए। पता चला कल घर जाके क्वेश्चन उठा के ले, देखो सर आयनिक बंद में खींच रहा है ना इलेक्ट्रॉन, आकर्षित करने की प्रवृत्ति। वो मैग्नीज वाला क्वेश्चन समझाया था ना मैंने आपको, किसी ने पूछा था मेरे से फोन पे, किसने पूछा था आप में से? मैग्नीज का क्वेश्चन। चले, अब मेरी बात सुनो भैया, अगर मैं कहूँ ए इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ए के ऊपर कौन सा आवेश आएगा? माइनस, और बी के ऊपर आवेश कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब इस बंद के अंदर अब क्या हो गया? एक तरफ एक छोर बन गया धनावेश, एक छोर बन गया ऋणावेश। इसका मतलब पोल का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? ध्रुव का निर्माण हुआ। इसलिए भैया हम लोग इसको क्या नाम दे सकते हैं? एक द्विध्रुव। तो जब भी तुम्हें पूछा जाए द्विध्रुव कब आ सकता है, तो द्विध्रुव तब आएगा जब विद्युतीनता में क्या हो? अंतर। क्लियर है कि नहीं? अगर विद्युतीनता में अंतर नहीं होगा तो द्विध्रुव का निर्माण नहीं होगा। जैसे अगर मैं दो बातें बोलता हूँ, एक मैं बनाता हूँ HF और एक मैं बनाता हूँ HH, तो एक बात बताओ, यहाँ विद्युतीनता में अंतर है, और जब विद्युतीनता में अंतर आएगा तो सीधी सी बात है, एक ऊपर ऋणावेश और एक ऊपर धनावेश आएगा। तो ये तो क्या बन गया आपका? द्विध्रुव। और द्विध्रुव बनते भैया ये कैसे हो गया आपका? एक ध्रुवीय अणु हो गया। कैसा अणु हो गया बेटा? ध्रुवीय अणु। और इस बंध के अंदर क्या आई है? ध्रुवीयता आई है कि नहीं आई है? और बंध के अंदर ध्रुवीयता आ गई तो इसका बंध भी कैसा हो गया? एक बंध ध्रुवीय है या ध्रुवीय बंध हो गया। तो जब विद्युतीनता में अंतर रहेगा तो बंध के अंदर ध्रुवीयता सदैव आएगी। तो बंध की ध्रुवीयता कभी भी आपको देखनी है कि बंध के अंदर एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस आ रहा है, ये कभी भी देखना हो तो विद्युतीनता में अंतर देख लेना। इधर देखो भैया H और H सेम आ रहे हैं, तो विद्युतीनता में अंतर क्या आ रहा है? शून्य। तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जगह अगर खींचेंगे तो भी बराबर खींचेंगे, है ना? तो बंध कैसा हो गया आपका? अध्रुवीय बंध हो गया। तो बंध की ध्रुवीयता अगर आपको कभी भी देखनी हो तो ध्यान रखना बेटा, सदैव एक बात ध्यान रखना कि बंध की ध्रुवीयता समानुपाती होती है किसके? विद्युतीनता में अंतर के। क्लियर है? अब तुम्हें कैसे पता चलेगा सर विद्युतीनता किसकी ज्यादा किसकी कम है? तो तुम्हें ईएन की वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना, और ईएन की वैल्यू सबको याद है। ये हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाँ जी, हाइड्रोजन की 2.1, क्लोरीन की 4, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर।
इधर देखो रे, अगर तुम पूरे सेकंड पीरियड की बात करोगे ना, तो सेकंड पीरियड में अगर लिथियम से फ्लोरीन की बात करते हो तो फ्लोरीन की 4 याद रह जाएगी तुम्हें, फिर उल्टा चलना है 0.5 कम करते करते। 0.5 कम करो, एक। अब इधर क्या, अच्छा इधर कितना कम किया आपने, 0.5 की कमी करी। इधर ये कमी करनी है पहले 0.4 की, सॉरी पहले 0.5 की कमी करनी है, फिर 0.4 की कमी करनी है, फिर 0.33 की कमी करते हुए जानी है। ठीक है, पहले 0.5 कम करो बेटा, 0.5 कम करो रे, फिर 0.4 कम करो, फिर 0.3, 0.3, 0.3, 0.3। नोटिस करो बेटा एक बार, जो नोट करा रहा हूँ वो नोटिस करो सब जगह। ईएन देखो सबकी, पी और एच की ईएन देखो, सीएसआई की देखो, नकल की देखो, याद रख लेना बेटा। नेक्स्ट लिखो बेटा ईएन स्केल। भाई ईएन को भी तो मापने वाले कई सारे स्केल होते हैं, तो उसमें भैया ईएन में स्केल आता है पोलिंग स्केल। एनसीईआरटी में सिर्फ नाम है, एनसीईआरटी में क्या है, सिर्फ नाम है। आपको भी नाम ही याद रखना है, इसका विवरण याद नहीं रखना। और याद रखना बेटा ये जो स्केल है यह है बंद ऊर्जा, या आप बोल सकते हो अनुनाद पर आधारित है, अनुनाद पर आधारित है। जैसे मैं बात करता हूँ ए और बी, एक अणु लिया मैंने, ए की विद्युत ऋणता एक्स है, बी की विद्युत ऋणता एक्स बी है। पॉलिंग स्केल को एक्स पी से लिखा जाता है, एक्स यानी कि विद्युत ऋणता, पी फॉर पॉलिंग। तो अगर आपसे पूछा जाए एक्स ए और एक्स बी कैसे ज्ञात करोगे, तो एक्स ए माइनस एक्स बी अगर आप करते हो तो 0.208 रूट डेल्टा ए बी, जहां डेल्टा ए बी जो होता है ये होता है अनुनादी ऊर्जा। क्या होती है बेटा, अनुनादी ऊर्जा। और डेल्टा ए बी का जो मान होता है वो होता है 23.06 एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर। ये उठाना यहां से, यहाँ पुट करना भैया, आपको एक्स ए या एक्स बी में से कुछ दिया होगा एक, और दूसरा ज्ञात कर लोगे। ये होता है पोलिंग स्केल। इसके पश्चात आता है बेटा मूल्यांकन स्केल। कौन सा स्केल आता है बेटा, इसको एक्स एम से लिखा जाता है। और ये कहता है कि आयनन ऊर्जा ले लो और इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी ले लो, अगर आप उसका औसत करोगे तो आपको क्या मिलेगी, विद्युत ऋणता। और जो विद्युत ऋणता मिलेगी वो किसमें मिलेगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम में। अगर आप इसको इधर लाते हो तो 2 इंटू विद्युत ऋणता, इसको एक्स से लिख देता हूँ, 2 इंटू विद्युत ऋणता बराबर हो जाएगा आई ई प्लस ई ए। एक समीकरण ये बन सकती है, एक समीकरण ये बन सकती है कि 2 एक्सएम आई ई भी इधर ले आओ, यानी कि आयनन ऊर्जा भी इधर ले आओ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी भी इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा मामला शून्य। तो ये भी तो फॉर्मूला ही है भैया। अब लिखो भैया एक्सएम व एक्सपी में संबंध। संबंध क्या कहता है, एक्सपी कहता है भैया एक्सएम का बटा 2 कर दो आप, 2.8। एक्सएम का क्या कर दो, 2.8 में डिवाइड कर दो, तो एक्सपी के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब भैया एक्सपी क्या हो जाएगा, एक्सएम की वैल्यू रखो बेटा यहाँ पे, ये आएगा। अगर आप इसको किलो जूल प्रति मोल में बदलना चाहते हो, ये तो इसमें है, किलो जूल प्रति मोल में बदलोगे नेक्स्ट लिखो भैया नंबर 30 है स्केल, नाम याद रखना बेटा, अल्फ्रेड रोशो स्केल। अल्फ्रेड रोशो स्केल को लिखा जाता है एक्स ए आर, ए आर बोले तो अल्फ्रेड रोशो। ये कहता है मान लो एक परमाणु लिया आपने, ठीक, इस परमाणु के अंदर भैया एक नाभिक होता है, होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, होता है, इनके मध्य स्थिर विद्युत की आकर्षण बल लगता है, लगता है, और आपने तो कहा आकर्षण बल एक विद्युत ऋणता होती है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक विद्युत ऋणता है। तो किस पर आधारित हो गया ये स्केल, ये स्केल आधारित है नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले विद्युत आकर्षण बल पर। तो लिख सकते हो आप यह स्केल नाभिक व बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉन पर
लगने वाले स्थिर वैद्युत के आकर्षण बल तो इसके अनुसार जो विद्युत ऋणता का समीकरण बनता है वो ये बनता है 0.359 ज़ेफ अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0.766। और विश्वास रखना बेटा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा अगर याद ही करना तो नाम प्लस ये किस पर आधारित है ये याद कर लेना, दैट्स इट। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कह रहा हूं, ये भी हद है, नहीं आएगा। अब लिखो प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स। पहला फैक्टर आता है सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में, या फिर आप कह सकते हो एक ही तत्व के आयन आ जाए, तब भैया सीधी सी याद रखना जो आपकी विद्युत ऋणता होगी वो ज़ेफ की क्या आएगी, समानुपाती। पॉजिटिव आवेश को पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के तो कोई दिक्कत, नेगेटिव आवेश को नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के तो कोई दिक्कत। अरे बोलो रे, तो मैं दूसरी क्लास पढ़ा भी रहा हूँ तो कम से कम हाँ तो बोल दिया करो, फ्यूज हुए बैठे रहते हो। हाँ सर। हाँ ठीक है, हाँ सर कहते हैं तो बोलते नहीं है, जबरदस्ती बुलाना पड़ता है कि नहीं। हाँ बढ़ती चली जाएगी बेटा, कुछ तो बेटा अपने आप में बातें कर रहे हैं, क्या पता क्या है, कह रहा हूँ ना कि क्या पता सर। हाँ सर। चलो भाई आगे चलते हैं, सही बात है ना। हाँ सर। अब आवर्त में कौन सा फैक्टर देखते हो, ज़ेफ, और ज़ेफ के समानुपाती होगी विद्युत ऋणता भैया, यानी लेफ्ट टू राइट जाओगे तो विद्युत ऋणता बढ़ेगी, बढ़ा देना बेटा। यस सर। 30 आता वर्ग में, ऊपर से नीचे जाते हो कोषों की संख्या बढ़ती है, और कोषों की संख्या बढ़ने पर विद्युत ऋणता में कमी आएगी, और कमी आएगी तो साथ साथ में अपवाद भी तो आएंगे। एल्यूमिनियम से गैलियम जाओगे, संक्रमण संकुचन आएगा, ज़ेफ बढ़ जाएगा, विद्युत ऋणता भी बढ़ जाएगी। यहाँ टीसी के कारण हुआ ऐसा, यहाँ एलसी के कारण हुआ ऐसा। हाँ सर। डी ब्लॉक के अंदर जाओगे और ऊपर से नीचे डी ब्लॉक में अगर तुम जाओगे तो भैया 3D से 4D, 4D से 5D जाओगे तो ज़ेफ बढ़ जाता है, और ज़ेफ बढ़ता है तो भैया विद्युत ऋणता बढ़ती है। तो याद रखना बेटा CU AG AU में किसकी ज्यादा हो जाएगी, जिंक कैडमियम मरकरी में। क्या बोल रहा है, बुलेट चौथा लिखो बेटा प्रतिशत एस लक्षण। एक बात बताओ, तुम्हें प्रतिशत एस लक्षण निकालना आता है, संकलित कक्षक ले प्रतिशत एस लक्षण कितना आता है बेटा, याद है। और विद्युत ऋणता याद रखना प्रतिशत एस लक्षण के क्या होती है, ठीक। अब बात आती है यहाँ पे, अगर कार्बन का ईएन निकालते हो, अगर वो संकरित है sp3 तो आता है 2.5, sp2 है तो 2.75, और sp है तो 3.25। ये याद रख लेना बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भरपूर यूज करूंगा इसका, सब आएगा, देख बेटा आएगी, तो ऑर्गेनिक जरूर आएगी।
क्या हो बेटा, इस लक्षण नहीं आता, इस लक्षण निकालना नहीं आता, आता है ना? किसको नहीं आता? हाथ खड़े कर लो भैया। नहीं आता तो भैया, आपको नहीं आता, आपको भी नहीं आता, और किसको नहीं आता? आपको भी नहीं आता। इधर देख बेटा, मैं कह रहा हूँ भैया sp3 संकरण है, संकरण तो पता ही है, कितने एस है इसमें, कितने पी है, टोटल कक्षक कितने हो गए? अगर मैं कहता हूँ 100% टोटल होता है तो एक को कितना मिलेगा? 100/4 यानी कि 25, हर एक को 25-25 मिलेगा। एस को कितना मिला? 25, और पी को कितने मिले? 25-25-25 यानी कि 75। तो इसका मतलब एस लक्षण इसमें कितने दिख रहे तेरे को? 25। sp2 में कितने कक्षक दिख रहे हैं तेरे को? 3, 1 और 3, 100/3 कितना हो गया? 33.3, प्रत्येक को 33.3 मिलेगा, यानी कि एस को कितना मिलेगा? अरे बोल, 33.3। तू देख एसपी कितने कक्षक है? 2, 100/2, हर एक को 50-50, इसको भी 50, उसको भी 50। और अगर एस लक्षण बढ़ता है तो भैया विद्युतीनता बढ़ती है। इजी? हाँ, कर लेना बेटा। अब लिखो भैया, आज तक इतना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं लिखा आज तक भैया। मेन हेडिंग के अलावा सेंटर पे कोई हेडिंग नहीं लिखी मैंने। जब आप तुम मॉड्यूल देखोगे ना सेक्शन सी, तो तुम्हें विद्युत ऋणता पर आधारित, या यूं बोल सकते हो एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी हाइड्रोक्साइड, NaOH से क्रिया कौन करेगा, कौन एक साथ में अस्तित्व रखता है, मर जाने ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि दिमाग खराब हो जाता है, लगता ही नहीं है कि आवर्त सारणी के क्वेश्चन है ना। तो पहली एप्लीकेशन पढ़ाने जा रहा हूं अधात्विक गुणधर्म। और बच्चों याद रखना, अधात्विक गुणधर्म जो होते हैं वो विद्युत ऋणता के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में अधात्विक गुणधर्म देखोगे तो ऊपर से नीचे जा रहे हो तो चले जाओ। बढ़ाएगा? नहीं, तेरा बढ़ रहा था अभी। हाँ ठीक है, अब तो समझ गया मैं। हाँ बेटा, ऊपर से नीचे चले जाओ तो अधातु गुण, अधातु गुण में क्या आएगी बेटा? यानी कि अधातु सदैव ऊपर की ओर मिलेगी आपको, ऊपर की ओर खोपचे में मिलेगी, मिलेगी ना, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। तो ये वो लाइन होती है, इस तरफ उपधातु अधातु होती है, और इधर कौन होती है? धातु, और बीच में ये कौन है? उपधातु। क्यों आती है ऊपर? क्योंकि इधर विद्युत ऋणता सबकी क्या होती है? अच्छी खासी होती है। क्लियर है कि नहीं? दूसरा लिखो भैया, जब ऐसे कहा था तब क्यों चालू नहीं करा? ठंड लग रही है तो ये गुदड़े उतारो ना क्या भाई। चलो भैया, अधातु गुणधर्म के बाद लिखो बंध की ध्रुवता। कभी गर्मी लगती है, कभी ठंड लगती है, गुरुजी टेम्परेचर मेंटेन करते रहे। आओ भैया, बंध की ध्रुवता देखते हैं। तुम बीच में बोलो पहले, कभी भूख लगती है, घर ही बैठो बेटा, कुछ निगल लो, है ना। बंध की ध्रुवता आप सबको पता है बेटा कि बंध की ध्रुवता विद्युत ऋणता में अंतर के समानुपाती होती है, होती है ना। कुछ लोग तो खुद के अंदर ही लगे पड़े, यहाँ बंध की ध्रुवता निकल रही है, इधर खुद लगे पड़े। सुन लो भाई, वो देख ऐसी की तरफ ताक रहे, ले जा घर ले जा, बाहुबली लेके गया था शिवलिंग, तू इसको ले जा, ले जाओ तुम। तो बंध की ध्रुवता समानुपाती डेल्टा ई एन, HF, HCl, HBr, HI। हाँ भाई, डेल्टा एन देखो इसका कितना आ रहा है? 1.9, इसका 0.9, 0.7, 0.4। अब ये मैं तो करना कि सर आपने रट लिया क्या? 10 बार पढ़ा चुका हूँ,
तो इसलिए रट गई है, पर फिर भी आपको डिफरेंस तो आना ही चाहिए। अंतर देख लो बेटा, अगर आपको ये वैल्यू याद है तो आप लोग कर लोगे ना? नहीं बोलेंगे रे। डेल्टा एन में क्या आ रही है बच्चों? यस सर, नहीं आ रही, कमी आ रही है। तो बंद की ध्रुवीयता में क्या आएगी बेटा? तो कर दो कमी, और क्या कर रहे हो? तो एक बार बताओ, PH3 का बंद ध्रुवीय क्या ध्रुवीय? NCl3 और CH2 में बताइए जरा, क्योंकि डेल्टा एन P और H का देखोगे तो P और H का भी 2.1, इसका भी 2.1, कितना आएगा बेटा? 0। अध्रुवीय बंध है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी डेल्टा एन 0 आएगा। बेटा समझ में आ रहा है? आ रहा है सबको? आ रहा है? बाल को तुम्हें भी आ रहा है? ये ऑनलाइन वाले बाल को वाली का ऑनलाइन वाले बोल। हाँ, चलो एक काम करो ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखो तो क्या होता है फॉर्मूला? पता है? दांतों में काम आता है, डेंटिस्ट्री में काम आता है, दांतों की चिकित्सा में काम आता है। मालूम क्या? नहीं, विरंजन करने के काम आता है दांतों में। स्प्रिट, दांतों में स्प्रिट डालेगा तू, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्प्रिट आता है। स्प्रिट का मतलब तुम कह रहे हो अल्कोहल बेस्ड होता है, यू अल्कोहल रहता है उसमें। कौन सा कौन सा? ये नहीं पता, मैं बताता हूँ तेरे को। जब तो हेयर कलरिंग कराते हो ना तुम लोग, जो आजकल अजीबोगरीब प्राणी निकले हुए रहते हैं, बालों पे फफूंद चिपकाए रहते हैं, अरे फंगस जनरेट होती है उनके ऊपर। भाई अचार के ऊपर फंगस देख लो, बाल उनके देख लो, एक जैसे दिखते हैं। बीच में होता है ना ऐसे। तो वो जो कलरिंग होती है ना, एक्चुअली वो ब्लीच करने के बाद कलर चढ़ाया जाता है। वो जो ब्लीच यूज किया जाता है ना, दैट इज कॉल्ड डेवलपर। वो होता है H2O2, अल्कोहल बेस्ड नहीं होता। डेंटिस्ट्री के वाला होता है वो अल्कोहल बेस्ड करते हैं। हाँ, उसका कह रहे हो, ठीक है, ताकि वो एंटीसेप्टिक का काम करे, जितने भी जर्म्स होते हैं ना उसको मारता रहे साथ ही साथ। सही है। बंद कैसा? ध्रुवीय क्या है? ध्रुवीय अब बताओ भैया, बंद कैसा है? अरे ये वाला बंद कैसा? और ये वाला? क्योंकि विद्युत तीव्रता दोनों क्या है? ठीक है बेटा। एप्लीकेशन नंबर 3, प्रतिशत आयनिक लक्षण। जैसे प्रतिशत आयनिक लक्षण की बात आती है बेटा, तो ध्यान रखना, गैलिस के अनुसार, गैलिस साहब थे हमारे, उन्होंने अपना एक नियम दिया था। वो साहब कहते हैं हमारे कि अगर विद्युत तीव्रता में अंतर अगर 1.7 से ज्यादा है तो प्रभावी रूप से आयनिक बंद होगा, प्रभावी आयनिक बंद होगा या आयनिक लक्षण होगा, ठीक। और विद्युत तीव्रता अंतर अगर 1.7 से कम है तो प्रभावी सहसंयोजक गुण होगा या सहसंयोजक लक्षण होंगे, सहसंयोजक बंद होगा, ठीक है। इधर नियम दिया नहीं, इधर लोग पीछे पड़े नहीं। साहब थोड़ा सा HF और LiCl को एक्सप्लेन करोगे? साहब ने कहा एकदम कर देंगे। करो तो फिर। तो इसका 4 होता है, इसका 2.1 होता है, अंतर साहब 1.9 का आया। आपके हिसाब से क्या आयनिक? नहीं, गलत है ये। क्या होता है ये? सहसंयोजक होते हैं। तो साहब का रूल फेल हो गया। तो फिर क्या किया जाए? फिर हमारे साहब आए एक और, हैनी स्मिथ साहब, कि आप छोड़ो ये रूल वूल, आप तो प्रतिशत आयनिक लक्षण निकाल दो। सीधे प्रतिशत आयनिक लक्षण निकालने का फॉर्मूला दे दिया हमें हैनी स्मिथ साहब ने। और ये बोलता है प्रतिशत आयनिक लक्षण अगर आप निकालना चाहते हो तो भैया फॉर्मूला लीजिए मेरी तरफ से, 16 इंटू डेल्टा EN प्लस 3.5 इंटू डेल्टा EN का होल स्क्वायर। जब आप ये फॉर्मूला निकालते हो और अगर आपका आंसर
50% से कम आता है तो भैया वो सहसंयोजक होगा। सुमित सुमित प्रतिशत आयनिक लक्षण अगर 50% जो भी आंसर आया 50% से कम आया तो वो सहसंयोजक हो जाएगा, और जो भी आंसर आया अगर वो 50% से ज्यादा आया तो आयनिक हो जाएगा। चलो ये बात तो काफी हद तक सही निकली फिर, तो ये सही रहा। क्लियर है? अगर बंद विखंडन की बात की जाए, बंद विखंडन, तो ध्यान रखना बेटा, बंद विखंडन के अंदर मान लेता हूं मैं एक बंद ले लेता हूं XOH, ठीक। अगर इसकी विद्युतीनता का अंतर मैं ले लेता हूं, जैसे ये 3.5 है, ये 2.1 है, इसकी विद्युतीनता डेल्टा एक्स या डेल्टा EN ले लेता हूं, वो लेता हूं 1, तो इसकी क्या हो जाएगी डेल्टा EN 2 कैसे हो जाएगी? 3.5 और 2 में एक में माइनस नहीं कर सकते, इधर 1 लिखा तो इधर 2 बोल देते हैं। गजब भी प्राणी है भैया। यस सर। इधर देखो, अब बंद विखंडन की बात की जा रही है, बच्चों ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पे ये कहूं कि XOH में कौन सा बंध टूटेगा, डिपेंड करेगा कि विद्युतीनता का अंतर कहाँ ज्यादा है। जहां विद्युतीनता अंतर ज्यादा है, जहां डेल्टा EN ज्यादा है, वह बंध टूट जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब अगर मैं ये कहूं, केस ये बनाऊं आपके लिए कि डेल्टा EN 1.4 से बड़ा है, यानी कि ये वाला बंध कह रहे हो, हाँ जी, ये बड़ा, तो ये बंध टूटेगा, और जैसे ही टूटेगा ये भैया क्या बना देगा, OH माइनस और X प्लस। इसने क्या दिया भैया, OH माइनस दिया है, तो ये क्या कहलाएगा, ये वाला जो है अणु आपका XOH क्या कहलाएगा, आपका हाइड्रोक्साइड कहलाएगा। जो OH माइनस देते हैं वो हाइड्रोक्साइड होते हैं। गुण कैसा होगा इसका बेटा, क्षारीय गुण होगा, क्षारीय विलयन होगा। जलीय विलयन कैसा होगा, क्षारीय। पर यही अगर मैं बेटा कहता हूँ कि डेल्टा EN जो है विद्युत अंतर 1.4 से कम है, कम है का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि ये जो अंतर है ये वाला, ये तो कम हो गया, ये वाला अंतर क्या हो गया, ज्यादा। यानी कि अगर मैं कहूँ XO तो गया कम, और O और H वाला अंतर क्या हो गया, ज्यादा, तो ये बंध टूटेगा नहीं टूटेगा? जब टूटेगा तो क्या देगा बेटा, ये SO को XOH को हम लोग बोलते हैं ऑक्सी अम्ल। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, ऑक्सी अम्ल। और गुण कैसा होगा इसका, विलयन कैसा होगा, अम्लीय विलयन होगा। जैसे इसका एग्जांपल देते हैं आपके लिए, NaOH हो गया, KOH हो गया, है ना, COH का होल ट्वाइस हो गया, ये वाले। इसका एग्जांपल देते हैं बेटा, जैसे H2SO4 हो गया, HClO4 हो गया, हाँ, HNO3 हो गया। क्लियर? नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर जो भी है लिखो भैया। अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण। शुरू करें भैया। नीट 2017 में क्वेश्चन आया था भैया इधर से, इस वाले क्या है भैया, तो ये नामकरण का एक नियम है भैया। नियम क्या है कि कम विद्युत ऋणी को पहले ले लो, ज्यादा विद्युत ऋणी को बाद में लिख दो, और पीछे उसके अनुलग्न लगा दो। और अनुलग्न जो लगेगा वो आइड भी लग सकता है, एट भी लग सकता है, आइट भी लग सकता है, ये उसके IUPAC रूल है, वो IUPAC के अनुसार होगा। ठीक है, तो IUPAC नामकरण की बात करूं मैं, तो नामकरण तो ये हो गया। अब इसका भैया प्रूफ देता हूं आपको। देखो आपने कभी ये देखा है, यौगिक नहीं देखा आपने, देखा है NaCl है, पर आपने कभी भी Cl पहले नहीं लिखा, सोडियम पहले लिखा। तो IUPAC कहती है कि जिसकी विद्युतीनता कम होती है उसको पहले लिखो। किसकी कम है बेटा, सोडियम। जिसकी ज्यादा उसको बाद में लिखो, और पीछे लगा दो उसका सफिक्स। जैसे इसका नाम है तो इसके पीछे सफिक्स आया हुआ है आइड, सफिक्स बोले तो अनुलग्न।
तो इसका नाम क्या हो गया बेटा? सोडियम क्लोराइड। तो आइड उसके पीछे आएगा जो अधिक विद्युत ऋणी होगा। बात कर ले रहा है कि नहीं? एट उसके पीछे आएगा जो अधिक विद्युत ऋणी है, आइट उसके पीछे आएगा जो अधिक विद्युत ऋणी। हाँ जी, चले आगे। तो इसका मतलब ये, अगर आपसे कहूँ कि CLI देखा है बेटा? CLI देखा है आपने? कैसे देख लिया रे? मैंने तो देखा ही नहीं, तुम लोगों ने देख लिया। आपने ICL देखा है, देखा है ना? इसकी विद्युतीयता कम है, पहले लिख दो। इसकी विद्युतीयता ज्यादा है, बाद में लिख दो। जवाब देना मुझे, एक सेकंड, सभी बच्चे सुने। ICL क्या है? क्लोरीन का आयोडाइड है कि आयोडीन का क्लोराइड है? क्वेश्चन ही उल्टा घूम गया सर, क्या बोला? दोबारा बोलो। मैंने पूछा ये क्लोरीन का आयोडाइड है कि आयोडीन का क्लोराइड है? सर आइड उसके पीछे आएगा जो लास्ट में आएगा। लास्ट में कौन है? क्लोरीन है, तो उसके पीछे आइड लगा दो, क्या बन गया? क्लोराइड। तो सर ये क्लोराइड है, किसका? आयोडीन। बात खत्म, कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं। लो भैया, नीट का क्वेश्चन दे रहा हूँ अब आपको, जो आया था, आपसे पूछा गया था। OF2 ऑप्शन थे 4, 2 ऑप्शन बोलूंगा, दो याद नहीं है मेरे को। OF2 है ऑक्सीजन का फ्लोराइड की फ्लोरीन का ऑक्साइड? ऑक्सीजन का। बात खत्म हो गई यहाँ पे, क्योंकि आइड उसके पीछे आएगा जो पीछे आएगा। बस ये ऑप्शन थे। नाम है इसका ऑक्सीजन। तो O2F2 का नाम बताओ तो बेटा। बेटा हमारे बताएंगे नहीं, नाम बताओ ना। सर आप एक बार शुरू कर दिया करो, फिर तो हम सब के नाम बता देंगे। जैसे इसका नाम सर हम बता रहे हैं, नहीं? गजब के विद्यार्थी। सर अमोनियम बता दो। इसका अपवाद है अमोनिया, रूट नाम पद्धति से उसका नाम दिया गया था। ठीक है सर, थोड़ा अमोनिया को एक्सप्लेन कर दो। IUPAC से पहले बेटा रूट नाम पद्धति भी आ रखी थी, ट्राइबल नेम सिस्टम। उसके बाद आया था डेराइव नेम सिस्टम, व्युत्पन्न नाम पद्धति। उसके बाद आई थी IUPAC, है ना? हाँ, ऑर्गेनिक नहीं, वो सबके अंदर है, वो इनऑर्गेनिक में भी है, सबके लिए है भैया। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऑर्गेनिक के लिए, क्योंकि पढ़ाया आपको ऑर्गेनिक जाता है ना, नामकरण IUPAC नामकरण वहां पढ़ाया जाता है ना? अभी इनऑर्गेनिक में अनिल ने पढ़ा के आया हो ना आपको। IUPAC पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई? आगे चलकर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाऊंगा IUPAC। तो IUPAC तो सब जगह है। अमोनिया का नाम समझ में आ गया बेटा? उसका नाम अमोनिया है। कभी भी तुमने नाइट्रोजन हाइड्राइड नहीं बोला, अमोनिया उसका कॉमन नाम है। जैसे तुम्हारा नाम कालू, भालू, आलू, जो भी होते हैं, घर पे रखते हो ना तुम लोग, चिन्नू कहते हो, गुड्डू कहते हो, मुन्ना। पपीता कौन सा नाम होता है? कुछ भी तो पपीता। चौथी एप्लीकेशन नेक्स्ट आ रही है, अम्ल व क्षार सामर्थ्य। आप लोगों के निकनेम तो होंगे ना? कितने लोगों के निकनेम है घर पे बोला जाता है? निकनेम बोले तो जिसको अलग नाम से पुकारा जाता है घर में। अच्छा, सबके नहीं होते, कुछ गरीब भी होते हैं। बचपन से एक ही नाम था, आज भी एक ही नाम है। सही बात है ना बेटा? कुछ बच्चों को निकनेम से कोई मतलब ही नहीं। आपका क्या निकनेम है घर में? कुछ ही नहीं है आपका? चन्नू होता है, चिन्नू से चन्नू हो गया। आपका सिमी, आपका गुड़िया। बालक अपना प्रधान। और भी था, किसी का निकनेम था इधर? किसका भाई? बिट्टू, बिट्टू, बिट्टू। आपका नहीं है ऐसे? और इधर भी था भैया, किसका था? राज, चिराग, राज, राज, राज। हम अब हम इतने बड़े हो गए हैं कि हमारा निकनेम नहीं बोला जाता है ना? हाँ, हमारा कोई निकनेम नहीं। सर होगा कोई ना कोई तो। इधर देखो,
कभी भी नहीं लगाया ना किसी के आगे इतना, ये इसका निकनेम है, ठीक है ना। अम्ल क्षार सामर्थ्य चौथी एप्लीकेशन, वो भी एप्लीकेशन में भी बीच में लिखी गई एप्लीकेशन, सोचो कितनी इंपॉर्टेंट होगी भैया। आपके जितने भी क्वेश्चन आप देखते हो ना, मैक्सिमम जिनका रिपीटेशन होता है वो यहीं से होता है, इसलिए इसको समझिएगा ध्यान से। अम्ल क्या होते हैं सर? अम्ल होते हैं जो कि पीएच को 7 से कम रखते हैं। क्षार क्या होता है? जो पीएच 7 से ज्यादा है। तो इसके लिए कई सारी थ्योरी आई थी, कई सारे सिद्धांत आए थे, जिसमें सबसे पहली थ्योरी आती है लुईस एसिड बेस थ्योरी। इनके अनुसार अगर बात की जाए तो लुईस अम्ल क्या होते हैं? जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। लुईस क्षार क्या होता है बेटा? जो लोन पेयर ग्रहण नहीं करते। तो लोन पेयर ग्रहण नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? त्यागते हैं, दान करते हैं। तो जो जितना अच्छा लोन पेयर ग्रहण कर लेगा उसका लुईस अम्ल सामर्थ्य उतना ही ज्यादा। जो जितना लोन पेयर ज्यादा त्याग देगा उसका लुईस क्षार सामर्थ्य क्या हो जाएगा भैया? उसका लुईस क्षार सामर्थ्य क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो इसका मतलब भैया लुईस क्षार सामर्थ्य या लुईस अम्ल सामर्थ्य किस पर निर्भर करेगा? इलेक्ट्रॉन के त्यागने या इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने पर निर्भर करेगा। जितना ग्रहण हो जाएगा उतना लुईस अम्ल सामर्थ्य ज्यादा, जितना त्याग हो जाएगा उतना ही लुईस क्षार सामर्थ्य ज्यादा। क्लियर है? पहली बात तो होते क्या है लुईस क्षार, कौन कौन से हो सकते हैं, कैसे पहचानेंगे हम, है कि नहीं? तो आपको बता रहा हूं भैया, लुईस क्षार, उसके लिए भैया पहला पॉइंट लिख लेना, सभी ऋणायन लुईस क्षार होता है। जितने भी ऋणायन होते हैं कोई अपवाद ही नहीं है इनका, जैसे H- हो गया, OH- हो गया, NH2- हो गया, बहुत सारे माइनस हो गए। क्लियर है कि नहीं? सारे लिखने जरूरी है क्या? ठीक बेटा। दूसरा, लोन पेयर युक्त स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जिसपे लोन पेयर हो तथा जिसका अष्टक पूर्ण हो, अष्टक पूर्ण हो। क्लियर है कि नहीं? अब इसके लिए भैया अष्टक पूर्ण होने की क्या जरूरत है? एक बात मान लो भैया, मान लेते हैं भैया जिसका अष्टक अपूर्ण है उसके पास लोन पेयर है, तो वो क्या इलेक्ट्रॉन दे देगा क्या? ऑलरेडी गरीबी में जी रहा है ना, दिखावे का है वो लोन पेयर, एक्चुअल में वो लोन पेयर है ही नहीं, तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं। अष्टक पूर्ण होना बहुत जरूरी है। पूर्ण से ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, पर एटलीस्ट अष्टक पूर्ण होना चाहिए। तो एग्जाम्पल क्या आएगा बेटा इसके लिए? जैसे अमोनिया हो गया, जैसे पानी हो गया, जैसे लोन पेयर युक्त स्पीसीज जितनी भी आपको दिखती है ना बेटा? बेटा हमारे बुला, हाँ जी, ये हैंग हो गया। बेस लोन पे डोनेट कर देंगे तो पॉजिटिव चार्ज हाँ? बेस जो लोन पे डोनेट कर देंगे तो पॉजिटिव चार्ज बाद में आएगा, डोनेट करने के बाद। भाई किसी के ऊपर लोन पेयर पड़े हैं उसको देख के तो बताओगे कि लोन पेयर है तो भैया लुईस क्षार होगा, है कि नहीं? लोन पेयर डोनेट हो गया उसके बाद आएगा लुईस बेस है, पॉजिटिव आने के पश्चात नहीं होगा ना। लिखो भैया लुईस क्षार सामर्थ्य, लुईस बेस स्ट्रेंथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में भैया तुम बोल रहे हो। LBS लुईस बेस स्ट्रेंथ, ध्यान रखना बेटा, अगर तुम आवर्त में जाते हो, कहाँ जाते हो? आवर्त में, तो लुईस बेस स्ट्रेंथ जो होती है विद्युत ऋणता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर तुम वर्ग में जाते हो तो लुईस बेस स्ट्रेंथ जो होती है साइज की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो मिला के व्युत्क्रमानुपाती होती है विद्युत ऋणता के और साइज की। साइज कब देखोगे? जब तुम वर्ग में जाओगे, ठीक है ना?
और आवर्त में जाओगे तो विद्युत ऋणता देखोगे। तो जैसे एग्जांपल देता हूं बेटा आपको, CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस, यूं से यूं जा रहे हो, विद्युत ऋणता बढ़ रही है, तो क्षार सामर्थ्य में क्या आएगी, यानी कि F माइनस इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा या बहुत कम देगा भैया। हाँ जी, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ऊपर से नीचे जा रहे हो, साइज क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है, तो लुईस बेस सामर्थ्य में कमी आएगी। इसका मतलब H माइनस इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहता। सपोज सामने इसके H प्लस आके बैठ गया, प्रोटॉन आके बैठ गया, तो प्रोटॉन को कौन सबसे अच्छे से खा लेगा, जो लोन पे ज्यादा दे देगा। हेलो, तो H प्लस को सबसे अच्छा कौन खाएगा, यहाँ पे F खाएगा कि नहीं खाएगा। इनका मतलब मैं कह सकता हूं प्रोटॉन के प्रति बंधुता। हेलो, तो प्रोटॉन बंधुता सबसे ज्यादा किसकी है और सबसे कम, हाँ जी, यूं से यूं जा रहे हो, साइज क्या हो रहा है बेटा, तो लुईस बेस सामर्थ्य में क्या आ रही है, कमी आएगी। ऊपर से नीचे जा रहे हो, साइज क्या हो रहा है बेटा, तो लुईस बेस स्ट्रेंथ में इजी एक टफ है, कर लोगे। अब लिखो लुईस अम्ल। अच्छा, एक लुईस क्षार का एक क्वेश्चन और लगा दो ना, लग गया तो OH माइनस, SH माइनस, SCH माइनस। हाँ जी बेटा बताओ तो, कौन सा फैक्टर लगाओगे, साइज बढ़ रहा है, तो लुईस बेस स्ट्रेंथ में क्या आ रही है। अब लिखो लुईस अम्ल सामर्थ्य। तो लुईस अम्ल सामर्थ्य की बाद में बात करूंगा, पहले लुईस अम्ल बताता हूँ होते कौन है। पहला देखो भैया, धनावेशित आयन लुईस अम्ल होते हैं, पर सभी धनावेशित होंगे क्या, नहीं। क्यों, जैसे फर्स्ट ए वर्ग हो गया, अब फर्स्ट ए वर्ग का धनावेश बनाओ, जैसे लिथियम प्लस बना लो, सोडियम प्लस बना लो, है ना, ये तो अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर चुके हैं। अब ये क्यों लेंगे इलेक्ट्रॉन भैया, अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉन लेती है क्या, तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं ग्रहण करेंगे, नहीं ग्रहण करेंगे तो सीधी सी बात है वो अपवाद हो जाएंगे। तो फर्स्ट ए वर्ग के धनायन नहीं होंगे अपवाद के तौर पे। क्या अमोनियम ले लेगा, नहीं लेगा बेटा, ये भी अपना अष्टक क्या कर चुका है, पूर्ण कर चुका है, तो ये भी नहीं लेगा, हालांकि है धनायन नहीं, तो ये नहीं लेगा तो फिर PH4 प्लस भी नहीं लेगा, क्लियर है कि नहीं, फिर ये नहीं लेगा तो हाइड्रोनियम आयन भी नहीं लेगा, तो ये लुईस अम्ल नहीं है, क्लियर है कि नहीं, जबकि धनायन है ये, कहाँ है ये, दूसरा लिखो, अष्टक अपूर्ण हो, अष्टक क्या हो भैया, यानी कि लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए भैया, 8 से कम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और अष्टक अपूर्ण जिनको होता है उनको हम लोग बोलते हैं हाइपोवेलेंट, अल्प संयोजी। अल्प संयोजी बोला जाता है, हाइपोवेलेंट। तो इसके एग्जांपल, अल्प संयोजी 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो सीधी सी बात है अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन खाएगा तो लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करेगा। नीट 2013 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लुईस अम्ल की भांति कार्य करता है। ऑप्शन थे 4, उसमें था B2H6। B2H6 में बोरोन के जो है उसका भैया अष्टक पूर्ण नहीं होता, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी कोष में। आज के बाद एक मेरी बात याद रखना भैया, मन ही मन याद रखना, मैं लिखा नहीं रहा हूँ यहाँ पे, बोरोन के जितने भी कंपाउंड आपके सिलेबस में है ना, वैसे तो सारे तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड, पर आपके सिलेबस में जितने भी कंपाउंड है वो सारे के सारे लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है ना। तो आज के बाद जब भी तुम्हें बोरोन का कंपाउंड दिखे ना, लुईस अम्ल बता देना उसको,
मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जैसे B2H6 है, BF3 हो गया, यही बोल सकते हो BX3 हो गया, है ना, H3BO3 हो गया। ये किसकी तरह बातें क्या करेंगे भैया? अब इसके अलावा AlCl3, GaCl3, है ना, ZnCl2, CCl2। मैंने कहा था ना कि कुछ ऐसे भी दिखेंगे तुम्हें, लुईस क्षार की तरह दिखेंगे, पर होंगे नहीं, है ना। इनका अष्टक क्या है? अपूर्ण। ये होती है डाइक्लोरोकार्बिन। हाँ हाँ, रायमर-टीमान रिएक्शन, वही कह रही हूँ, सही है। किसने बोला क्या रायमर-टीमान? मुझे ऐसा लगा। रायमर जो भी होती है ना वहाँ पे। CCl4 लेते हो, क्लोरोफॉर्म लेते हो, सैलिसिलिक एसिड बनाते हो, सैलिसिल्डिहाइड बनाते हो। नंबर 3 लिखो भैया। अष्टक पूर्ण हो परंतु साइड एटम की विद्युत ऋणता उच्च हो, है ना, तो वो किसकी तरह कार्य करेंगे? लुईस अम्ल की तरह कार्य करेंगे। हाँ, और भैया आप आश्चर्य करोगे, इसका जो एग्जाम्पल है ना, CO2, SO2, SO3, एग्जाम के ऑप्शंस हैं। आपको मैं बताता हूँ। CO2 एक देखो, वैसे तो आप देखो अष्टक भी पूर्ण है, सेकेंड आवर्त का तत्व है, रिक्त कक्षक भी नहीं होते, ठीक है, फिर भी ये लुईस अम्ल है। कैसे? क्योंकि विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा होती है कि भैया इलेक्ट्रॉन खींच के -2 ले आता है, तो इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? +2। ये भी खींच लेगा तो इस पर भी क्या आ जाएगा? +2। तो कुल मिला के आवेश कितना आया? +4। इलेक्ट्रॉन की इतनी कमी हो जाती है कि भैया ये बाह्य जितने भी ऋणावेशित इकाई हैं उनकी तरफ आकर्षित होने लग जाता है। जैसे ही आकर्षित होगा, तो सपोज जैसे मैं कहता हूँ OH- आयन है, ये क्या करेगा? इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा तो होगा क्या? देखो अब मैं बताता हूँ आपको। C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर कूदेंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर कूदेंगे तो भैया क्या होगा? देखो CO इधर माइनस आएगा, इस पे क्या आएगा? प्लस। पर उसी वक्त कौन अटैक कर गया? OH- अटैक करेगा तो भैया क्या हो जाएगा? यहाँ पे बन गया ये, और पीछे क्या रह गया? ढंग से देखो कौन है ये? बाइकार्बोनेट आयन है ये, ठीक है ना। तो बाइकार्बोनेट आयन का निर्माण ऐसे हुआ है। तो एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड पे किसका अटैक कराया आपने? OH- का। तो साइड तत्व की विद्युत ऋणता अगर अधिक होगी तो केंद्रीय परमाणु पर धनावेशित उत्पन्न हो जाता है, और धनावेश उत्पन्न होने के कारण वह लुईस अम्ल की भांति कार्य करने लग जाता है। चौथा लिखो भैया, रिक्त कक्षक उपस्थित हो। अगर रिक्त कक्षक है ना, तभी भैया लुईस अम्ल की भांति कार्य करेंगे। जैसे एग्जांपल लेता हूं, BeCl2, BCl3, SnCl2, SnCl4, PbCl4। अष्टक पूर्ण दिख रहा होगा तुम्हें? हेलो, अष्टक पूर्ण है, फिर भी क्या हो रहा है? चाहे लेड लो, चाहे SN लो, चाहे SN लो, चाहे बोरोन लो, बेरिलियम लो, सेकेंड आवर्त में बेरिलियम, बोरोन, और उसके पश्चात थर्ड आवर्त से लेके अंतिम आवर्त तक सभी के अंदर रिक्त डी कक्षक रहते हैं। इनके अंदर कौन से कक्षक होते हैं? रिक्त P होते हैं। बाकी थर्ड आवर्त ऑनवर्ड्स, यानी कि थर्ड आवर्त से लेके आगे तक सब में क्या मिलेगा आपको? रिक्त डी कक्षक। रिक्त डी कक्षक होने के कारण क्या होगा भैया? वो लोन पेयर अपने डी कक्षकों में ग्रहण कर लेते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो इसीलिए कहा जाता है वो किसकी तरह कार्य करेंगे? लुईस अम्ल की बारी। तो लोन पेयर रिक्त P और D कक्षकों में ग्रहण करते हैं। नाम सुना है पश्चाबंधन? पश्चाबंधन में एक हिस्सा लुईस अम्ल और एक हिस्सा लुईस क्षार की तरह कार्य करता है, ठीक है ना। पश्चाबंधन नाम सुना? बैक बॉन्डिंग। थोड़े से इंग्लिश के भी यूज कर लिए चिड़िया का नाम। आखिरी युग में प्रभाव भी नहीं पता होगा फिर तो। इनर्ट पेयर इफेक्ट है।